पत्नी ने पति पे ही रेप का आरोप लगाया। लोगों को सेक्स की इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसका जो सोर्स है वो पॉर्न है। वो उसका वो दोस्त है, मैं जा रहा हूँ, मैं 6 बार सेक्स करके आ रहा हूँ। किस तरह की समस्याएं लेकर के आजकल सबसे ज्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं? मेरे पास अभी एक रिसेंट शादी के बाद कपल आया, उसने लड़के पे इल्जाम ये लगाया कि ये तो इम्पोर्टेंट है। अरे सुलभ शौचालय के बाहर लगा के आया, रात को मिले। आजकल मैं देख रहा हूँ इस पे एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया गया है। सर्वेश जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे से पूछा है। यदि एक आदमी वीक में 1 या 2 बार एक अच्छा सेक्स कर रहा है, आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएं और वो सेटिस्फाइड हो गए, तो देन यू आर ए गुड प्लेयर। और आप 1 घंटे तक लग रहे हो किसी काम के लिए। सर, मेरे दिन में 3 बार स्वप्न दोष हो रहा है। मैं आईएएस बनने वाला हूँ, बस उसको रोक दो तो मैं कल ही आईएएस बन जाऊंगा। जो दूसरी डिजीजेस की वजह से सिकुड़ गया है। इसमें जो रीजंस होते हैं कि जैसे डायबिटीज है। कितने उम्र तक आदमी ऐसा होता है जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज जिंदा रह सकती है? 60 के बाद की फीमेल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। यदि आप यूट्यूब उठा के देखो, ये जो यूट्यूब की बला है ना, आपने कहा, वो प्रेम की तो भूखी तो थी। देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए मकान बना दिया, गाड़ी ला दी, नौकर ला दी, कर लेंगे। आदमी है वो धूर्त है। सर, वो मेरा एक दोस्त है, मैं मेरे लिए नहीं आया हूँ, उसके साथ 40 साल 45 साल की महिला 25 साल के लड़के के साथ 20 साल के लड़के के साथ किसी और चीज के लिए भागती होगी। सर, ये आज भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? यदि तुम मुझे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। नहीं, बात नहीं शेयर कर रहा। लोग बाग सेक्स के बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहते, शर्म आती है। मेरे पापा सेक्स का डॉक्टर है। क्या हस्तमैथुन करना एक बीमारी है या? सब करते हैं। ये बीमारी कब हो जाती है? मेरे बारे में वो क्या सोचेगी यदि मैं बुरा परफॉर्म कर पाया। अच्छा, ऐसा भी होता है। इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत बचाओ। और ये मेरी जो वेन्स हैं इनमें सिकुड़न आ गई है। इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज। पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। ये न पता हो तो जाने कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और पैसे खर्च करते रहेंगे। हकीम जी के पास गया, उसने कहा कि साहब तुम्हारी नसों में कमजोर आ गई है, तूने बचपन में बहुत सारी गलतियां कर दी है, कि शर्माए नहीं, मिले फला हकीम से कि तू बस ऐसा रावण बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। वो फाइनेंशियली भी खत्म हो जाता है। कॉन्डोम नहीं खरीदने जा सकता जो आदमी, वो जाके ये कैसे बोलेगा कि यार मेरे को बिस्तर पे कमजोर है ना, तो वो किसी काम का नहीं। बॉडी बनाने के चक्कर में टेस्टोस्टेरोन दबा के ठोक दिया, वो यूजलेस है। ये डॉक्टर साहब ये अच्छा बोलने लग रहे हो ना, हटा दो। मुझे याद नहीं है कि शादी से पहले लड़के और लड़की के मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए हो। बाद में तुम साला वकीलों को देते रहोगे। क्या सेक्स पर शर्म से ज्यादा जानकारी की जरूरत है आज के डेट में? क्या मास्टरबेशन एडिक्शन है? क्या पोर्न से रिलेशनशिप बर्बाद हो सकता है? अभी तो हर आदमी के मोबाइल पे पोर्न है, तो उसको ऐसा लगता है छी गंदगी है। तो कामसूत्रा पे इतिहास लिख दिया गया है, जबकि कामसूत्रा हमने लिखा है। खजुराहो गया हूँ, मैं खजुराहो गया हूँ, मैं कोणार्क गया हूँ, मैंने कोणार्क सूर्य मंदिर भी गया हूँ, उड़ीसा। हाँ, और यहाँ आदमी बात करने में शर्माता है। यहाँ बात करने से शर्म आ रहा है। क्या सेक्स में साइज मैटर करता है? क्योंकि वहाँ पे फीमेल भी छोटी है। क्या मास्टरबेशन करने से साइज पे कोई फर्क पड़ता है? एक्सेस मैस्टरबेशन यदि आप कर रहे हो, एक्सेस मालिश करने से थोड़ी ना हाथ कमजोर हो जाएगा। होता है या लोगों को बेवकूफ बना के लोग कमा रहे हैं केवल? नहीं, साइज। कई बार देखा जाता है कि शादी के बाद ना सेक्सुअल लाइफ बोरिंग हो जाती है। क्या आप अपनी वाइफ को लास्ट टाइम कब छुट्टी पे लेके गए थे? नहीं, मैं अभी रिसेंट ही गया था। आप ट्रेवल करवा रहे हो उसको, सेक्सुअल हॉलीडे पे नहीं लेके जा रहे। अच्छा, ये भी एक अलग ही विषय है। हार्मोन्स की कमी हो रही है। नहीं तो एक पुरुष जो है वो रह ही नहीं सकता। भूकंप भी आ जाए ना, तो आप लास्ट में सोचोगे एक बार एक्ट तो कंप्लीट करके बाद में भागेंगे। मुझे याद आया कि आजकल मेल का भी बड़ा शोषण होता है। बड़े बड़े पुरुषार्थ वाले राजा वो अपने पास इस तरह के लोग रखा करते थे। ऐसे लेस्बियन का मामला भी बढ़ रहा है। सेम। आपको लगेगा कि यार सक्सेस होने के लिए, आपको लग रहा होगा, ये सवाल समझ में आ रहा होगा मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, सारी चीजें पश्चिमी सभ्यता की तरफ से तो आती हैं। अपने वीकेंड को बढ़िया बनाऊं और भूल जाऊं। HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, STD हो जाएगी, जिससे आप कभी भी मुक्ति नहीं पा सकोगे। सही बात है। वो सच में उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तू रेप नहीं कर रहा है किसी का। सर, शादी से पहले सेक्स करना, शादी से पहले यदि आप अपने टाइम पीरियड को कैसे दोनों बढ़ाएं?
उससे अपनी सेक्सुअल लाइफ खराब कर लेते हैं। एक नेता लोग भी आते हैं और दूसरा सेलिब्रिटी आते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो अपनी सेलिब्रिटी केस में उल्टा होता है, इनके पास पहले आती है और बाद में नहीं आती है। बिल्कुल वो अपनी बॉडी को फिटनेस पे इतना एग्रेसिव लेवल पे ले जा चुका है कि सेक्सुअल एनर्जी नहीं बचती। ओह वायग्रा बहुत, उस दिन उसने अल्कोहल के साथ। सर मुझे 2 केस स्टडी आप अपनी बताइए। हजारों शादी हमने बचाई है कि जब वो हमारे पास आए, उसका धंधा ही डिवोर्स कराना है, उसको पैसा चाहिए। उसको पैसा चाहिए। ये पुरुषों की ही समस्या होती है, महिलाओं की भी समस्या होती है? पुरुष भी मेरे पास आते हैं और कई फीमेल्स तो ऐसी भी होती है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ सेक्स, मैं उसको फील नहीं होने देना चाहता कि मैं सेक्स का डॉक्टर हूँ। फिलासफरों ने कहने के लिए जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा है। कहीं मैंने पढ़ा था कि आदमी पेट की भूख तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन शरीर की भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब शरीर का भूख बर्दाश्त नहीं होती तो आदमी व्यभिचारी हो जाता है। आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि आज नहीं, आज से 100-200 साल पहले भी जो राजा और रजवाड़े हुआ करते थे ना, वो अपने समाज को दुरुस्त रखने के लिए कोठा बनवाते थे ताकि इस दुनिया में व्यभिचार न फैले। लेकिन दौर देखिए ना कितना अलग हो गया है। हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन की बात होती है और लोग उसके बाद भी लगातार विकृत मानसिकता के होते चले जा रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में सेक्स को लेकर इनसिक्योरिटी होती जा रही है, जबकि एक तरफ अवेयरनेस की बात की जा रही है। अब उसमें फिर दूसरा क्या होता है, कुछ लोग कुढ़ने लगते हैं और कुछ दूसरे तरह के लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब ये समझ में आता है कि समाज में किस तरह की जो ये मानसिकता है वो गहरे तक बैठी हुई है और कितने लोग इस आघात के साथ जी रहे हैं। यही वजह है कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इंडिया के लीडिंग उन डॉक्टरों में जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उसमें से डॉक्टर अमित जोशी जी हमारे साथ हैं, जिनको आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। और जब आप ऊपर के लेवल पे जाएंगे समाज के, जहाँ सेलिब्रिटी रहते हैं, पॉलिटिशियन रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग इनके क्लाइंट भी हैं। तो आइए बात करते हैं और उन तमाम भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं जिनको लोग अपने दिलो दिमाग में लेकर चल रहे हैं। एक बात और, तमाम मेरे वो दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें से बहुत से लोग इससे पीड़ित हों और अपनी बात किसी से नहीं कह पाते हों, तो आज उनको उनका जवाब मिलने वाला है। सर थैंक यू सो मच, आपने ये समय दिया। धन्यवाद सर्वेश जी, आपने जिस तरह के शब्द बोले उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे, क्योंकि हम लोग सेक्स की बात ही नहीं करना चाहते, हम सब सेक्स करना चाहते हैं जी। हम सब खाना खाना चाहते हैं लेकिन किसान की बात नहीं करना चाहते। तो सेक्स एक शरीर की आवश्यकता है, एक बेसिक नीड है। जब से मानव का विकास हुआ है तब से वो सेक्स कर रहा है। तो आज इस बारे में आपने इस हैवी टॉपिक पे आपने इस अपने पॉडकास्ट पे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सर ये ना अब तक के मेरे पॉडकास्ट में ना सबसे अलग होने वाला है। जब मैं कभी न्यूज़ चैनल में था तो इसको लेके 1-2 स्टोरी मैंने किया था, क्योंकि उस समय इस तरह की कुछ चीज़ें हुई थी जिस पे हमको करना पड़ा था। लेकिन आज मुझे लगता है मैं विस्तार से बात कर पाऊँगा। उसके पीछे की वजह है कि पूरा 1 घंटा 1.25 घंटा हमारे पास सिर्फ इसी पे बात करने के लिए है। तो शुरू मैं यहीं से करता हूँ सर। जैसा कि आपने सेक्स की बात की और आपने कहा कि एक ऐसी टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए, आपने इसकी बात की और कहा कि सेक्स कहीं ना कहीं ये एक ज़रूरत है। पूरा समाज के ताने बानों को अगर हम देखें और इस समाज के विस्तार को देखें तो इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन कितना अजीब हो गया है कि अखबार में खबर सब छपती कि पत्नी ने पति पे ही रेप का आरोप लगाया, किसी ने अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करने का आरोप लगाया, किसी ने ये कहा कि मतलब अलग अलग तरीके की मानसिकता आती है, जबकि ये तो एक नेचुरल चीज़ थी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मानसिकता विकृत मानसिकता हुई है वो किस वजह से, जो आज का ऑडियो विजुअल माध्यम है उसकी वजह से, कि सच में आदमी ऐसा होता जा रहा है सेक्स को लेकर के? सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके पीछे कि लोगों को सेक्स की इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसका जो सोर्स है वो पॉर्न है। ठीक है ना, उसका सोर्स है वो दोस्त है जिसको खुद को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब आपका दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है। वो आपको बोल रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ और मैं 6 बार सेक्स करके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ बताऊंगा आपको। हाँ, दूसरा, वो आदमी जो पॉर्न देख रहा है तो उसको लगता है कि ये जो पॉर्न में दिखा रहे हैं कि एक आदमी एक फीमेल के साथ एनल सेक्स कर रहा है, सेम उसी वक्त दूसरा आदमी वजाइनल सेक्स कर रहा है, तीसरा आदमी उसी वक्त सेम उसी फीमेल के साथ ओरल सेक्स कर रहा है। मतलब एक फीमेल 3 जगह एंगेज हो रही है
और वो खुद चौथे या पांचवें आदमी के साथ कुछ फोर प्ले कर रही है, तो एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप बात कर रहे हो एक फीमेल बॉडी की, ठीक है ना, उसको ईश्वर ने कुछ अलग सिस्टम बना के नहीं दिया, वो भी हमारे जैसी, वो भी, उसको भी उतना ही पेन हो रहा है। अब क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी है कि यदि आपको बॉलीवुड में जाना है तो आपको सलमान जैसी बॉडी चाहिएगी, ऋतिक जैसा डांस आना चाहिए। तो यदि आप पॉर्न इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वैसी आपकी बॉडी होनी चाहिए, वैसा आपका सिस्टम होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो कि यदि मैं सिर्फ सर्वेश जी के या मेरे खुद के 3 जगह पे कुछ पेनिट्रेट कर लूँ तो मुझे पेन होगा या प्लेजर होगा? पेन होगा। पेन होगा। कि यदि मेरे उंगली कोई एनएस में डाल दे तो मुझे पेन ही होगा उसी वक्त। तो सेम उस फीमेल के साथ भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में है, वहाँ पर स्पेशल कैमरेज हैं, कट्स हैं, एनेस्थीसिया है, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो सब शूट चल रहा है। अब जब वो शूट एक आदमी देखता है तो उसकी मानसिकता विकृत होती है। ठीक है, अब जब वो मानसिकता विकृत हो रही है और वो सेम कंटेंट 10 बार 15 बार यदि आप रोज देखोगे, रोज 15 लोगों को सिगरेट पीते हुए देखोगे अपने कैंपस में, तो आप भी एक दिन सिगरेट फूकने की इच्छा करी जाएगी। तो सेम वो ये सोचता है कि यार मैं भी ऐसा अपनी वाइफ के साथ करूं, क्योंकि पर वो पॉर्न स्टार थोड़ी ना आपकी वाइफ। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपने कहा कि वाइफ ने हस्बैंड पे रेप का इल्ज़ाम लगा दिया, फादर ने बेटी के साथ किया, ससुर ने बहू के साथ किया। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये वो कंटेंट है जो हम रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और एक नहीं भरा पड़ा है। आप सिर्फ ये डालो कि सास और बहू का चक्कर, 1 लाख कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। अब आप उसको रिपीटेटिव देखोगे तो आप ये सब गलत करोगे। अच्छा, होता क्या है ना, हम जो देखते हैं पढ़ते हैं ना उसको सच मानते हैं। किसी ज़माने में कहते थे कि ये जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है। अब ये सही कह रहे हैं कि एक आज तो सारे रिश्तों को लोगों ने इतना अजीब कर दिया ना, आपने तो सास बहू का नाम लिया, ऐसे तमाम रिश्तों को डालेंगे। अब जो देखता है उसको लगता होगा यार ये रियल ही तो है, और वो सोचता होगा कि कहीं हमारे साथ भी हो सकता है। खैर, हम आगे चलते हैं एक सवाल पे कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं तो किस तरीके की समस्याएं लेकर के आते हैं जिसको आप ये सोचते हैं ये तो एक्चुअल लाइफ की समस्या ही नहीं है, ये तो लग रहा है कि कहीं से देख के आए हैं अपनी समस्या लेकर के। तो किस तरह की समस्याएं लेकर के आजकल सबसे ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं? मेरे पास अभी एक रिसेंट शादी के बाद कपल आया। हाँ। और वो लड़का बहुत हाईली क्वालिफाइड सीए था। हाँ। और मारवाड़ी था, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। मारवाड़ियों में शादी में बहुत पैसा लगता है। अब वो जो बच्चा जीवन भर पढ़ पढ़ा के सीए बना है, उसने जीवन में कभी सेक्सुअलिटी का अनुभव नहीं किया। अब उसकी वाइफ जो है वो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए शादी में लगा के आई, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी सुंदर महिला है। उसका जो सेक्स एजुकेशन रहा है वो कहाँ से रहा है? वो पॉर्न से रहा है। उसने शी वॉज नॉट सेक्सुअली इन्वॉल्व विद समवन। अब जब वो शादी के बाद आई तो उसने लड़के पे इल्ज़ाम ये लगाया कि ये तो इम्पोर्टेंट है। अरे, जबकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। मैंने पूछा भाई बताओ कैसे इम्पोर्टेंट है? कि ये एक बार सेक्स कर लेता है फिर दूसरी बारी सेक्स ही नहीं कर पाता। मैंने ये सुना है कि मेरी जो सहेलियां हैं उनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो तो 10-10 मिनट में रेडी हो जाते हैं, 1 घंटे में 3-3 बार कर लेते हैं, एक दिन में 10-10 बार कर लेते हैं। ये तो एक ही बार करने के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कि किसी ने इनको काट लिया हो या खून ले लिया हो। तो ये एक मतलब रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहीं से सुना, कहीं से देखा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक आदमी एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ यदि जी रहा है और काम कर रहा है, वो सेक्सुअल वेकेशन पे नहीं है, वो जॉब में है, वर्किंग है। दिल्ली के अंदर कोई आदमी 8 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है, तो वो ड्रेन हो चुका होता है। उसका गन्ने का जूस निकल चुका होता है, उससे एक बार सेक्स हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। सर, बड़ा अच्छी बात कही आपने। आजकल मैं देख रहा हूँ इस पर एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया गया है कि अगर आप भी एक बार के बाद जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, आप भी एक बार के बाद फिर 2 दिन तक सेक्स नहीं करते हैं, तो ये दवा लीजिए, कहीं आपके अंदर ये कमी तो नहीं है। तो सच में आप ये बताइए कि एक जो आदमी और एक औरत होता है उसकी क्या क्षमता होती है? वो अगर 30 साल का है, 35 साल का है, तो वो कितनी बार सेक्स के लिए खुद को तैयार कर सकता है, जो आज का खान पान है, जिस तरह की लाइफ स्टाइल है? सर्वेश जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे से पूछा है। और अगेन गलत इन्फॉर्मेशन, गलत आदमी से इन्फॉर्मेशन। आज यूट्यूब पे 500 डॉक्टर ऐसे मिल जाएंगे जो डॉक्टर नहीं है और वो सेक्स के ज्ञान दे रहे हैं। हाँ।
वो कभी मतलब उनका साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, वो बस पेले जा रहे हैं कि उनको अल्टीमेटली कंटेंट चाहिए। हाँ। और उसका हेडिंग रहेगा कि ये 2 बूंद लगा लो और उसके बाद घोड़े की तरह दिन में 6 बार करो, ये दवाई ले ली उसके बाद पत्नी से 4 बार एक्ट करो। हाँ। तो मतलब ऐसा तो कंटेंट आपके यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। और दे कौन रहे हैं? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स बैठे, महिलाएं बैठी हैं, हाँ। जो आपको ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप हेल्दी सेक्स की बात नहीं कर रहे हो। हाँ। अब हम बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल एनर्जी हर आदमी की अलग होती है। यदि मैं बात करूं कि क्रिकेट के अंदर एक इनिंग के अंदर स्कोर कितना होना चाहिए, तो हम दोनों अलग बनाएंगे और सचिन जी अलग बनाएंगे। बिल्कुल। हर आदमी का लेवल अलग है, हर औरत का लेवल सेक्सुअल का अलग है। उसकी एनर्जी लेवल इस चीज पे डिपेंड करती है वो कहाँ है, उसका फूड कैसा है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है। अब आपने एक फीमेल जो थी, पहले वो घर पे रहती थी, बच्चे पैदा करती थी, घर संभालती थी। अब वो वर्किंग वुमेन है, वो ऑफिस जा रही है और ऑफिस जाने से पहले 2 बच्चों का लंच तैयार करती है, हस्बैंड का लंच तैयार करती है, उसके बाद तैयार होती है, उसके बाद वो जाती है ट्रैवल करके। मतलब वो सारी चीज़ें वो कर रही है जो एक आदमी करता था, उससे ज़्यादा कर रही है। आपके माँ बाप की भी हेल्प सेवा कर रही। अब आप उससे ये उम्मीद करो कि वो 24 घंटे रेडी रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम विथ मेल, कि ऐसा नहीं कि वो 10 से 5 वाली नौकरी खत्म हो गई, कि सुबह 10 बजे जाते थे, उसमें 1 बजे से 2 बजे के बीच लंच होता था, उसमें भी उठ के कहीं चाय वाय पी आते थे, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, तो आपके पास एनर्जी थी। तो हर आदमी का एनर्जी लेवल अलग है। पर यदि मैं एक हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर की बात करूं, शादी के 2-4 साल बाद की, तो यदि एक आदमी वीक में 1 या 2 बार एक अच्छा सेक्स कर रहा है, तो वो एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ मैं मानता हूँ। पर लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीने अपने पार्टनर को नहीं छूते, साल हो गए, 2-2 साल, 5-5 साल हो गए जिन्होंने छुआ ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स है, इस पे इलाज करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। तो एक चीज़ और बता दीजिए सर, जब आप यहाँ तक पहुँचे ही हैं कि आपने कहा कि वीक में 1 बार 2 बार वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है, तो वो ठीक है, नॉर्मल है। अब उसमें एक चीज़ और आजकल आप देखेंगे ना, हर वीडियोज़ में जो नॉर्मल वीडियोज़ होती हैं डॉक्टर्स, उस पर भी ऐड आ जाता है कि आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएं। तो क्या लगता है, एक जो बॉडी होती है मेल और फीमेल की, क्या एक मतलब औसत जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, जिसके नाम पे आजकल मार्केट में ना बहुत सी चीज़ें बेची जा रही हैं लोगों को बरगला करके? तो आपके अकॉर्डिंग, एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग, वो क्या टाइम पीरियड होता है, कितना ड्यूरेशन होता है? देखिए, जो डॉक्यूमेंटेड टाइम है, जो बुक्स में लिखा है, वो ये कि पेनिट्रेशन के बाद यदि आप 3 से 7 मिनट तक एक्ट कर रहे हो, हाँ, तो आप अर्ली इजैकुलेटर नहीं हो। 3 से 7 मिनट? 3 से 7 मिनट पेनिट्रेशन के बाद। हाँ। पेनिट्रेशन के बाद यदि आप रेगुलर एक्ट कर रहे हो तो। ठीक है। फोर प्ले को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक आफ्टर है। प्ले को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। पेनिट्रेशन के बाद। पर मेरा ये मानना है कि यदि आपका पार्टनर 2 मिनट में ही सेटिस्फाइड हो रहा है, हाँ, तो आप अर्ली इजैकुलेटर नहीं हो। आपको किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं जो आपकी जगह रोबोटिक सेक्स करवाए। और यदि आप 1 घंटा सेक्स कर रहे हो और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी आप किसी काम के नहीं हो। यहाँ जो बात है वो सेटिस्फेक्शन की, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, फीमेल सेटिस्फेक्शन, पार्टनर सेटिस्फेक्शन, कि यदि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी सेक्सुअल एक्ट से सेटिस्फाइड है, सिर्फ आपने उसको ओरल दिया, वजाइना पे आपने उसको किस किया और वो सेटिस्फाइड हो गए, तो देन यू आर ए गुड प्लेयर। और आप 1 घंटे तक लग रहे हो, वो किसी काम के नहीं हो। अच्छा, क्या अजीब सी बात है ना कि आज से पहले जब इस पे कोई बात ही नहीं होती थी तो समाज बड़ा खुश था, समाज ठीक गति में जा रहा था। आज जब सबसे ज़्यादा एजुकेट करने की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा विकृत होते जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे सवाल लेकर के मरीज आपके पास आता है, 4 से 5, जो आपको लगता है, सुन के हंसी आती होगी, नहीं आपकी मजबूरी है डॉक्टर उनको आपको ट्रीट करना, तो कुछ ऐसे सवाल बताएं जो लोग खुद से रिलेट कर पाएँ कि वो भी ऐसा सोचते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रस्ट्रेटिंग वाला, जो आपने कहा ना कि मरीज के पास आ रहा है, मैं बिजी रहता हूँ बहुत, मेरे पास ओपीडी जब रहता है, अब मरीज ने मुझे पे कर दिया कंसल्टेशन, तो अब उसके बाद वो आके बोल रहा है मेरे को नाइट फॉल हो रहा है। तो अब ये नेचुरल फिनोमेना है, सबके होता है भाई। अच्छा। यदि आप रोटी खा रहे हो तो पोटी जाओगे ही, ये प्रकृति का नियम है। तो एक जो लड़का 15 साल का है जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई लेवल पे है, तो उसके नाइट फॉल होना स्वाभाविक है। नाइट फॉल और स्वप्न दोष दोनों एक ही हाँ, होता है? सेम, स्वप्न दोष, नाइट फॉल।
आदमी बोलता है कि जब मैं टट्टी कर रहा हूँ तो मेरे को प्रेशर लगाते समय चिपचिपी सी बूंदें आती है, जिसको धात सिंड्रोम बोलते हैं। हाँ। तो वो सीमन नहीं है, वो उसको कोरिलेट करता है कि ये सीमन है, वो सीमन नहीं है, अच्छा। वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। ओके। कि जब आप प्रेशर लगाते हो उकड़ू बैठ के, जब आप लेटरिन जा रहे हो, हाँ। तो उसमें क्या होता है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर प्रेशर आता है। ओके। प्रेशर आएगा तो वो दब जाएगी, हाँ। दब जाएगी तो एक दो बूंदें आ जाएगी। हाँ। तो उसको आदमी सोचता है कि ये मेरा सीमन निकल रहा है। हाँ। और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है कि सर मेरी कमजोरी आ रही है, सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन आता है मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, हाँ। मैं आईएएस बनने वाला हूँ, बस उसको रोक दो तो मैं कल ही आईएएस बन जाऊंगा। तो उसको ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है स्वपन दोष को लेके, उसको लगता है कि मैं स्वपन दोष हो गया सुबह, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। हाँ। पेशेंट को सबसे बड़ी चीज चाहिए कि मेरा इसको बड़ा कर दो, हाँ। मेरे ऑर्गन को बड़ा कर दो, जो सन्नी लियोनी के हस्बैंड जितना है ना उतना बड़ा कर दो। हाँ। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर आदमी की हाइट अलग है, बॉडी अलग है, चेस्ट अलग है, बाल अलग है, तो पीनिस का साइज भी अलग है। हाँ। फीमेल्स पेशेंट आती है कि मेरी वेजाइना को टाइट कर दो, हाँ। मेरा मेनोपॉज हो चुका है, साइज बड़ा हो गया है, हस्बैंड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस लेके बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन ही है ना, इसमें कुछ रियलिटी तो नहीं है? इसमें रियलिटी भी है। हाँ। कि यदि आप सपोज करो एक बच्चा है, हाँ। और उसके रोज स्वपन दोष हो रहा है, हाँ। रियल केसेस के अंदर हमारे पास जब आते हैं पेशेंट हाँ। कि सर मेरे दिन में 3-3 बार स्वपन दोष हो रहा है, हाँ। तो यदि दिन में 3 बार स्वपन दोष हो रहा है, तो नेचुरल है कि वो अपने आप को काफ़ी वीक और थका हुआ महसूस करेगा, वहाँ इलाज की ज़रूरत है। ओके। आपका टट्टी करते समय या पॉटी करते समय सीमन निकल जाता है कई बार, तो वो रियल में इशू होता है, हम उसको डायग्नोज करते हैं, निकालते हैं कि यार इसमें वाकई सीमन तो नहीं आ रहा, या जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा। वो बोलता है कि 3-3 चम्मच आता है, 4-4 चम्मच आता है, तो वहाँ पर हम उसको देखते हैं कि इसमें प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लामेशन, प्रोस्टाइटिस तो नहीं। कई फीमेल्स की वजाइना जो होती है वो लूज हो चुकी होती है, तो देयर आर सम ट्रीटमेंट जहाँ पर उनको सही कर सकते हैं। कई पेशेंट होते हैं जिनके पीनिस माइक्रो होते हैं, ये नेचुरली माइक्रो होते हैं, नेचुरली माइक्रो होते हैं, या पेशेंट जो है उसका जो दूसरी डिजीजेस की वजह से सिकुड़ गया है। अच्छा। जैसे अपने गाल बुढ़ापे में झुरा जाते हैं, चेहरा पतला पड़ जाता है, ऐसे ही एजिंग के साथ साथ जो हमारा पीनिस है उसकी नसें सिकुड़ जाती है, अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो कमजोर हो जाते हैं, तो वो मुरझा जाता है, उसकी एस्थेटिक्स कमजोर हो जाती है। जैसे एक फीमेल है, उसका ब्रेस्ट है, जब वो यंग होती है तो ब्रेस्ट उसका खूबसूरत होता है, एजिंग के साथ साथ वो लटकने लगता है, और बुढ़ापे में वो और लटक जाता है। तो सेम हमारे पीनिस के साथ होता है कि वो भी लटकने लगता है। इसमें जो रीजंस होते हैं कि जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में क्या होगा कि आपकी जो पीनिस की नसें उनमें सिकुड़न आ जाएगी। हार्ट डिजीजेज हैं, तो हार्ट डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि अपना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जैसे हार्ट की नसों में, ऐसे ही पीनिस की, भाई नसें तो सब जगह सेम ही है, वेन्स तो सब जगह सेम ही है। हाँ, वो ब्लड के सर्कुलेशन से ही तो चीज़ें हैं। हाँ, तो अब यदि यहाँ जमा है तो वहाँ भी जमेगा। इनफैक्ट ये बोला जाता है साइंस के अंदर कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ए मिरर इमेज ऑफ आवर हार्ट, कि आपका जो पीनिस है वो आपकी एक फोटोकॉपी है हार्ट की। अच्छा। तो यदि यहाँ दुकान के अंदर करंट आना बंद हुआ है, इसका मतलब ये कि आप अपने हार्ट को चेक कराओ पहले। अच्छा। हाँ, ऐसा है। ऐसा है कि यदि 45 के बाद आपको फील हो रहा है कि दुकान में करंट कम आ रहा है, इरेक्शन की क्वालिटी कम हुई है, हार्डनेस कम हुई है, टाइम कमजोर हुआ है, तो इसका मतलब ये कि मेरा सिस्टम में को एक बार एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। तो 45 की उम्र में कम हुआ मतलब कितने उम्र तक आदमी ऐसा होता है जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज जिंदा रह सकती है? देखो, हमारे राजस्थान में कहावत है कि आदमी तो 60 में भी पाठा होता है। अच्छा। हाँ, कि यदि 60 का है ना और यदि वो अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहा है तो भी वो दबा के सेक्स कर सकता है। सेक्सुअलिटी जो है ना उसका एज से रिलेशन नहीं है। हाँ। रोटी खाने का एज से रिलेशन नहीं है। हाँ। ठीक है ना, कई लोग ऐसे जो 30 की उम्र में भी एक रोटी के बाद ही जिनका पेट धाप जाता है। हाँ। और ऐसे भी लोग हैं जो दबा के 4-4, 5-5 रोटी खाते हैं, 70 साल की उम्र में भी पाव भर घी खा लेते हैं। तो वो पचाने की क्षमता होती है कि आप सेक्स कर रहे हो, ये आपकी टोटल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, जैसे आपने एक चीज़ बोल दिया ना, मैंने आपको रोक दिया बीच में क्योंकि ये सवाल याद आया था, मैं भूल जाऊंगा। जो पुरुष देख रहा होगा उसको तो लग रहा होगा कि आपने बता दिया कि भाई एक उम्र के बाद अगर आपकी सेक्सुअलिटी कमज़ोर होती है तो आप अपने हार्ट को चेक करिए। कुछ महिलाएं भी देख रही होंगी मेरे चैनल पे, उनकी संख्या 50% की है। उनको कैसे वो समझ पाएँ कि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक है एक एज के बाद, या उनको भी सेक्सुअलिटी से कोई समस्या दिखती है तो वो ये पता लगा पाएंगे उनके शरीर में कोई बीमारी हो रही है या कोई समस्या हो रही है? ऐसा भी उनके साथ भी कुछ होता है क्या? फीमेल्स के साथ
मैंने अगेन बोला कि मेल और फीमेल दोनों सेम ही तो हैं। मतलब वो भी 60 साल तक सेक्सुअली एक्टिव रह सकती हैं ऐसा? 60 साल के क्यों बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं एज नहीं है। अच्छा। यूएस के अंदर 70 साल की उम्र में आदमी तीसरी शादी कर रहा है, तो उस आदमी की चड्डी धोने के लिए थोड़ी ना कर रहा है, सेक्स करने के लिए तो कर रहा है। हाँ। सेक्स वहाँ पे तो 74 की उम्र में शादी कर रहे हैं। तो ये क्या है कि वहाँ सेक्सुअल इम्पोर्टेंस, एक सेक्सुअल हेल्थ की इम्पोर्टेंस का वो समझती है वो सोसाइटी। हाँ। यहाँ उसके बारे में बात नहीं होती है कि यदि आज 60 साल की कोई औरत आके किसी औरत से बोले या अपनी बहू से बोले या किसी अपनी बेटी से बोले कि बेटा मेरे को सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो बेटी बोलेगी मम्मी आपको क्या जरूरत पड़ रही है, पोते पोती हो गए आपके, सॉरी तो अब आप हरिद्वार जाओ और ये भजन में ध्यान लगाओ। तो हमारे यहाँ पर फीमेल सेक्सुअलिटी पे तो बहुत ही कम बात होती है। आज तक मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए हम सब बात कर रहे हैं मेल पे, मेल सेक्सुअलिटी पे। 60 के बाद की फीमेल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, उसकी सेक्सुअल नीड्स की बात ही नहीं हो रही। पता नहीं मैं इस सवाल कैसे पूछूं, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में जब आपने ये बात कही है कि लोग कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा हो जाता है औरत की शरीर में चेंजेज होने लगते हैं, फिर लोग ये कहते हैं कि उनको बीमारियां तरह तरह की होने लगती हैं, तो क्या उसका कोई कनेक्शन सेक्सुअलिटी से रहता है क्या कि वो अपनी इच्छाओं को मारती चली जाती हैं एक उम्र के बाद? पुरुष तो अपनी इच्छाओं को जी लेता है फिर भी, लेकिन औरत लोक लाज में, परिवार में, फिर जैसे आप नाती पोता कह रहे थे, दादी बाबा बन जाती हैं, वो लोग हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि वो भी एक बीमारी का कारण बनता है औरतों में? बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये कि फ्रस्ट्रेशन आता है। कि आदमी जो है वो तो सेक्सुअली इंजॉय कर लेता है, उसके पास इंजॉय करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एक औरत जो आपके घर में बैठी है, एक कैंपस में बैठी है, 45 की हो गई है और अब उसकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत सेटल हो गई हैं, स्ट्रगल ख़त्म हो गया है, बच्चे सेटल हो गए, उसकी सेक्सुअल नीड कहाँ से पूरी होगी? क्योंकि हस्बैंड तो बिजी है, वो सुबह से शाम अपनी जो उसने एक साम्राज्य खड़ा किया उसको एस्टेब्लिश करने में, उसको बेटरमेंट में बिजी। लेकिन एक औरत कहाँ जाए अपनी सेक्सुअल नीड को लेके? वहाँ वो बात ही नहीं कर पाती अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो हस्बैंड सुबह जाता है और रात को आता है, तो वो कहाँ जाए? तो यदि आप सोसाइटी के अंदर एक विकृति आप देखोगे, ठीक है ना, तो ये एक इसका रीज़न ये भी है कि यदि आप यूट्यूब उठा के देखो आंटियों के साथ सेक्स। हाँ, ये जो यूट्यूब की बला है ना, आपने कहा सास बहू के साथ, भाई बहन के साथ, आंटी अंकल के साथ, आंटी बेटे के साथ, स्टेप मदर स्टेप सन के साथ, मतलब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उन लोगों की क्या साइकोलॉजी है जो पोर्न बनाते हैं, लेकिन इस तरह के रिश्तों पे ही ये इस तरह की चीज़ों को क्यों फिल्माते हैं वो? क्यों? क्योंकि समाज जो है, आपने कहा कि हम फिल्मों को वही चीज़ देखते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं घटित होती है। कि यदि आप कहीं देख रहे हो कि सोनम ने किसी अपने हस्बैंड का मार दिया, एक बड़ी बात है, ये बड़ी बात है ना। तो अब क्या है कि हर आदमी उसी चीज़ पे कंटेंट डालने की कोशिश करेगा, वैसी ही मूवी बनने लगेगी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बनना लाजमी है। तो ऐसे ही जब आप देखते हो कि एक औरत 45 साल की है और वो जो उसके यहाँ किराएदार कमरे पे रह रहा है या पड़ोस के अंदर किसी ने उसको मतलब कहीं से गिफ्ट दिया या कुछ भी प्रेजेंटेशन दिया, वो प्रेम की तो भूखी तो थी, उसको जो चीज़ चाहिए थी, अटेंशन चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था। हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है अपनी वाइफ की सेक्सुअल नीड से। अच्छा, हाँ, ये एक अपने समाज में ना ये बहुत बड़ी विकृत है कि आदमी खुद के बारे में तो सोचता है, लेकिन वो इतना स्वार्थी होता है कि उसको पता भी नहीं होता कि लाइफ पार्टनर में क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। वो जो फीमेल है ना, अपने आप का इंसल्ट फील करती है, अपने आप को एज ए प्रोस्टिट्यूट समझती है कि मतलब मैं बात कर रही हूँ सेक्स की, ये ध्यान नहीं दे रहा। 10 साल से रोज मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो स्टार्ट करते हैं, फोर प्ले करते हैं, और वो बोलता है यार तुमको कुछ और नहीं दिखता क्या, ये जीवन बहुत बड़ा है, कर लेंगे बाद में। देखो ना मैंने तुम्हारे लिए मकान बना दिया, गाड़ी ला दी, नौकर ला दी, कर लेंगे। अरे यार आपके अंदर कोई इशू है तो जाके दिखाओ, सही करवाओ। यदि वही वाइफ आपको मना कर दे कि आज से खाना नहीं बनेगा या आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तो उसकी वैल्यूज, मतलब यहाँ जो आदमी है वो धूर्त है, वो अपनी कमी को छुपाने के लिए उस औरत को अवॉइड कर रहा है सेक्स से। एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बात पूरी हो गई थी ना?
कि आजकल जो खबरें छप रही हैं कि बेटा मतलब एक लड़का गया एक लड़की पसंद करने के लिए, वो पता चला सास ही लड़के के साथ निकल ली। अभी ये खबर छपी अभी थी। वो फूफा जी वाली खबर अभी छपी। फूफा जी वाली खबर छपी थी। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे समाज बहुत ओपन होता जा रहा है तो उन महिलाओं में जिसके अंदर छिपी हुई ये इच्छा है जिसको वो मार नहीं पाती हैं, तो उसके एवज में इस तरह का कदम उठाती? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक 40 साल 45 साल की महिला 25 साल के लड़के के साथ 20 साल के लड़के के साथ किसी और चीज़ के लिए भागती होगी। मेरा अभी एक रीसेंट पेशेंट था जिसके अंदर जो मेल है वो 45 साल का है, उसकी जो वाइफ है वो 40 साल की है, एंड बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं वो लोग। उनकी लाइफ में एक 20-22 साल के लड़के की एंट्री होती है क्योंकि हस्बैंड वर्किंग पे है और उसकी पोस्टिंग भी बाहर है अपने शहर से, तो वो सिर्फ वीकेंड्स पे ही आता है। अब जब वो लड़के की एंट्री हुई तो उस औरत ने अपने आप को एज ए फीमेल फील करना महसूस किया। अच्छा, जबकि दोनों सेक्सुअल सेटिस्फाइड थे? जबकि दोनों सेक्सुअली एक्टिव थे, सेटिस्फाइड तो मुझे नहीं पता। क्योंकि जब वो बाद में कपल आया और उसने मुझे ऐसा कहा कि अब ये इस और आदमी के साथ अपने आप को पूरा फील करती है और मैं इतने साल से हूँ, मैं इसको छूता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, हमारे बच्चे हैं, आज तक इसने कभी इतना अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं किया, जबकि उस लड़के के टच, उस लड़के के प्रेम ने इसको एक कंप्लीट फीमेल का महसूस कराया। तो देखो यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो मैं समझ पाया कि जब रिलेशनशिप चालू हुआ था आज से 20 साल पहले जब शादी हुई थी उन लोगों की, तब ये चीज़ें उन्हें ओपनली डिस्कस करनी चाहिए थी। सर ये आज भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आज बताओ ना, लोग जाते हैं लड़का लड़की देखते हैं और मुझे लगता है कि जो लव मैरिज भी करते हैं वो भी कभी इस पर खुल के बात नहीं कर पाते। अच्छा होता क्या ना, आदमी एक तो हिडन एजेंडा लेके चलता है। जब किसी को प्यार भी करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे लस्ट ही होता है। अगर हम खुल के बात करें ना तो समाज में चाहे जितना भी कोई अपने प्यार को मानक बनाने की बात कर ले, अगर ऐसा ही होता कि कोई किसी की रूह से प्यार करता है तो कोई किसी थर्ड जेंडर से प्यार करके दिखा देना, उसके अंदर भी तो रूह है। बाद में लस्ट ही होता है, लेकिन उस पर आदमी खुल के बात नहीं करता, हिडन एजेंडा लेके चलता है। तो कैसे संभव आज की डेट में बात करें? देखो, संभव चीज़ें आज की तारीख में हर चीज़ संभव है। क्या आप आज हम बात कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त हैं जो सेक्स पे बात करते हैं और हम लोग खुली बात कर रहे हैं कि हमने क्या गलत चीज़ बोली है। कि यार आप गुण मिला रहे हो, सब चीज़ें मिला रहे हो, शादी के आप शादी में आ गए, सेक्स में आ गए, अभी आपका पेट नहीं भर रहा एक दूसरे से, तो बाहर जाके सड़ा कचरा खाने से तो अच्छा ना आप बात कर लो कि यार बेबी तू ढंग का खाना बना दे, कि यार हस्बैंड तेरा टाइम अच्छा नहीं तो डिस्चार्ज जल्दी हो रहा है, चल किसी को दिखा के आते। जब आप बात सारी चीज़ों की कर रहे हो तो इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? आप साथ सो रहे हो, उस बेड पोस्ट को शेयर कर रहे हो 8 से 10 घंटे के लिए। नहीं, बात नहीं शेयर कर रहे हो। आप पॉटी करने साथ नहीं जाते हो, आप खाना साथ नहीं खा रहे हो, लेकिन आप बिस्तर पे 8 से 10 घंटे साथ हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको बात करनी चाहिए ना कि यार मैं तुमसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तुम गंदी रहती हो, तुम्हारे में से बास आती है, तुम अपनी वेजाइना के बाल साफ नहीं करती हो, तुम जब आती हो तो पेस्ट करके नहीं आती हो, जब आती हो तो शावर लेके क्यों नहीं आती, तुम्हारे मुंह से या तुम्हारे शरीर से स्मेल आ रही होती है पसीने की, जो तुमने पूरे दिन रोटी सब्जी बनाई है या घर का काम किया है। इस चक्कर में मेरे को जो मेरे ऑफिस में वो लड़की जो सेंट लगा के आती है वो मुझे स्टिमुलेट करती है, तुम वो सेंट क्यों नहीं लगा सकती? यदि ये बात मैं 1 बार 10 बार या 15 बार बोल दूंगा अपने जीवन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरी वाइफ कभी इस तरह की बदतमीजी करेगी, यदि उसको उस रिलेशनशिप की वैल्यू है। और डे फर्स्ट ही यदि लड़की बोल दे कि शादी के 10 दिन बाद यार तुम्हारा टाइम तो कमजोर है, मैं तुम अंदर डालते हो और डिस्चार्ज हो जाते हो, या डालने के 10 झटके में आउट हो जाते हो, मैं सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ। यदि तुम मुझे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे तो मैं मेरी सेक्सुअल नीड कहाँ से पूरी करूंगी? और फिर कल तुम हो सकता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सुनो मेरे बारे में कि मैं तुम्हारे किसी दोस्त के साथ इन्वॉल्व हो गई या कहीं किसी और के साथ चली गई या रिश्ता खत्म, बोल दोगे तो सही रहेगा ना। बहुत बड़ी वजह क्या मानते हैं सर इसके पीछे की? सिर्फ बात का ना हो पाना? इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है कि हमारे यहाँ पर सेक्स को शेम बताया गया।
लोग बाग सेक्स के बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहते, शर्म आती है। यदि औरत बात करेगी तो आदमी सोचेगा कि यार तेरा तो इसका मतलब चक्कर रहा है पहले, तू सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसका मतलब तेरा किसी ABC के साथ चक्कर रहा जो तेरे को दबा के पेलता था। मैं इसलिए वो समझती है, मैं इसलिए चुप रहती हूँ कि कहीं ऐसा नहीं समझ ले मेरे बारे में। और आदमी इसलिए नहीं कि मैं बोलूँगा ये कलेश करी, कर लेगी भाई, 2 दिन कलेश कर लेगी, लेकिन तेरे को इधर उधर जाके थाईलैंड तो नहीं जाना पड़ेगा, बैंकॉक तो नहीं जाना पड़ेगा, स्पा में तो नहीं जाना पड़ेगा, वो भी तो पैसा बचाएगा। ये बात करनी जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ बैठे कि यार हम बात करें सेक्स की, हम बात करें हर पॉइंट पे कि मुझे तुम्हारी स्मेल पसंद नहीं है, इम्प्रूव करेंगे ना यार उस बारे में। अच्छा, एक मेल और फीमेल को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि बेड पे तो वो बात जाते हैं, आप देखते होंगे कोई कोई पहली नज़र में ही किसी को दूर से देखता है तो उसका आकर्षण होने लगता है। कुछ लोग बहुत पास जाकर के भी इरिटेट होते हैं, दूर भागते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है जो दूर से ही आकर्षित कर लेता है और जिसके पास भी जाकर के आदमी दूर भागता है? देखो यार, ये तो प्रेम है। प्रेम की उत्पत्ति के कोई रीज़न नहीं होते कि यदि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और आपकी शख्सियत से मुझे प्यार हो जाए, आपके स्टूडियो में आया, आपने मुझे सम्मान दिया तो मुझे अच्छा लगा और मैं आपका फ़ैन हो गया। लेकिन आप ही एक एरोगेंट की तरह बात करो कि यार, तो मैं आपसे कहूँगा जय श्री कृष्णा, दूरी बनेगी। तो सेम प्रेम जो होता है औरत और आदमी का, एक बच्चे का, एक माँ का, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। कुछ सवाल लेते हैं सर जो पब्लिक के हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लोग पूछ रहे थे कि क्या हस्तमैथुन करना एक बीमारी है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? ये हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। सब करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है, पर ये एक हेल्दी बिहेवियर है। ये बीमारी कब हो जाती है? ये बीमारी तब होती है कि जब आप रोज करते हो। अच्छा, जब आप अनहेल्दी तरीके से करते हो तो ये बीमारी है कि आप रोज कर रहे हो, दिन में 3 बार कर रहे हो, नींद नहीं आ रही तो कर रहे हो, डिप्रेशन में हो तो कर रहे हो, बीवी से झगड़ा हो गया तो कर रहे हो, अपनी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब कर रहे हो, बीवी को छू नहीं रहे हो, मैस्टरबेट करके सो रहे हो, तो ये फिर अनहेल्दी बिहेवियर है। पर यदि मैं आज कॉलेज में हूँ, पढ़ रहा हूँ, सेक्सुअल नीड है, सेक्सुअल अर्ज है, मैंने वीक में 1 बार कर लिया, तो इसमें कोई नुकसान नहीं, इवन ये हेल्दी बिहेवियर है। अभी आपने कहा तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, किसी डॉक्टर से ही ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था कि बीबी साथ में होती है, बीबी के साथ सेक्स करने से भी ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है मास्टरबेशन से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहला कि जो वाइफ है उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्टेबल? 2 रीजन्स हो सकते हैं। आइदर ही इज़ हैविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि मेरा पीनिस इरेक्ट ही नहीं होता, तो इरेक्ट, भाई मशीन जब तक इरेक्ट नहीं होगी तो उसको मैं डालूंगा कैसे? पॉइंट ये। पर मैस्टरबेशन करने के लिए मुझे इरेक्ट पेनिस नहीं चाहिए, ये लटका हुआ है, मैंने रगड़ना चालू किया, एक तेल की बूंद लगाई, कुछ पॉर्न देखा और डिस्चार्ज करके सो गया। तो यदि आपको रियल लाइफ में क्रिकेट खेलना है तो आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, आप फिट होने चाहिए। पर यदि आपको मोबाइल पे खेलना है तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, उंगलियां चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी हाथ चाहिए, ही इज़ कम्फर्टेबल, तो इसलिए वो मैस्टरबेट कर लेता है। आपने एक शब्द का यूज़ किया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हाँ, ये शारीरिक होता है या दिमागी रूप से होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के अंदर कमजोरी हो जाना, जिससे कि वो उसमें खड़ा नहीं होता, उत्तेजना नहीं आती है, इसके ये 3 पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये सिर्फ मानसिक भी नहीं है, इसके अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो है साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो मानसिक है। मानसिक के अंदर क्या है कि यदि आपको इच्छा तो हो रही है सेक्स करने की, पर यू हैव ए फियर कि मैं उस लड़की से इसके साथ सेक्स कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे बारे में वो क्या सोचेगी यदि मैं बुरा परफॉर्म कर पाया। अच्छा, ऐसा भी होता है? यदि आपने रूम बुक किया 2000 रुपये का ओयो और आप चले गए और वहाँ जाके आप कबड्डी खेल ही नहीं पाए, तो आपके एक फियर रहता है ना यार कि अपना तो 2000 भी गया और लड़की भी चले जाएगी कि तो किसी काम का नहीं है। तो ये साइकोजेनिक है। या प्रीवियसली आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आप अपने क्लास के अंदर आपने किसी को टच किया या कहीं कोई फीमेल छुआ और टच करते ही आपका इजैकुलेट हो गया ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में, बिना कपड़े खोले, तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरे साथ वहाँ पे भी होने वाला है। इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत बचाओ और सेक्स मत करो। तो ये साइकोलॉजिकल इशू है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है। दूसरा है
वेस्कुलोजेनिक, मतलब आपके एजिंग के साथ साथ ये मेरी जो वेन्स हैं इनमें सिकुड़न आ गई है। तो सिकुड़न आना स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। आप हर आदमी बूढ़ा होगा, हर शेर बूढ़ा होगा। तो उसका रीजन वेस्कुलोजेनिक, इसके जो दूसरे रीजन से डायबिटीज। अभी इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज। दुनिया के अंदर जितना डायबिटीज इंडिया में उतना कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पर जब डायबिटीज होता है, अब जब शुगर है, आपका शुगर 300 है, तो वो 300 कहाँ बह रहा है? वेन्स में ही तो बह रहा है। हाँ। जब ये वेन्स में बहेगा तो आपके वेन के अंदर एक कोटिंग कर देगा। अच्छा। और वो कोटिंग होने से, जैसे कि गुलाब जामुन है, अपन ने उसको फ्रिज में रख दिया तो टाइट हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा, उसको स्वाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जब ये शुगर अंदर वेन में बहेगी तो इस वेन को टाइट कर देगी। अच्छा। टाइट कर देगी तो क्या होगा? आपको जब इरेक्शन आएगा तो ये एक्सपेंड होगा पेनिस, और जैसे ही पेनिस एक्सपेंड होगा तो आपका सॉलिड इरेक्शन आएगा। अब ये टाइट हो गया है तो इरेक्शन आएगा ही नहीं, वो थुलथुला सा सांप की तरह इरेक्शन आएगा। या सोच रहे हो तब आ रहा है, डालने की कोशिश कर रहे हो तो गायब हो गया, करते करते ही ढीला पड़ गया। मतलब ये दोनों कंडीशन है, दिमागी भी है और शारीरिक भी है। और तीसरा है हार्मोनल। अच्छा, हार्मोनल। ओके। कि हमारा पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो उम्र के साथ साथ कम होने लगता है। अच्छा। पुरुष हार्मोन जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेते हैं, जिम जाने वाले बच्चे भी टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाएगा तो हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने लगेगा। ओके। तो 3 रीजंस हो गए मेन, मोटा मोटा, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल और साइकोलॉजिकल। और लोगों को अगर ये न पता हो तो जाने कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और पैसे खर्च करते रहेंगे। बिल्कुल। मेरे पास जब पेशेंट आता है तो कई बार वो ऐसी ऐसी जगह जा चुका होता है कि जहाँ पर हकीम जी के पास गया, उसने कहा कि साहब तुम्हारी नसों में कमज़ोर आ गई है, तूने बचपन में बहुत सारी गलतियाँ कर दी है, अब तेरी ये देखिए गलतियों की वजह से तेरी लुगाई तेरे को छोड़ के भाग जाएगी और तू कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, तू कभी बाप नहीं बन पाएगा। मतलब उसको उस वक्त इतना साइकोलॉजिकली डरा देते हैं। इसी पे मुझको याद आया, आपने हकीम की बात की, और आप पहले पूरा कर और फिर वो बताता हूँ साइकोलॉजी, मैं। अब बेटा तेरे पास एक ही इलाज बचा है, अब मैं तेरे को एक स्वर्ण भस्म दूंगा जिसमें हीरा अबरक ये सब होगा, ये लेना पड़ेगा, ये 1.25 लाख का कोर्स है। या मैं एक ऐसी ट्रीटमेंट करूंगा, एक ऐसी पट्टी बांधूंगा तेरे पीनिस के ऊपर कि तू बस ऐसा रावण बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें उनको बहला फुसला के दे देते हैं। वो फाइनेंशियली भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, वो ऐसी चीज़ों में अक्सर पैसा मांगे किससे? माँ बाप के पास से मांग नहीं सकता तो वो कई बार गलत रास्ते से भी पैसा लेके आता है, दोस्तों से लेता है, ये सब चीज़ें करता है। तो ऐसी जगह पे जाने से पहले आदमी को थोड़ा सा बचना चाहिए। आपने हकीम की बात की। पिछले 3-4 दिन से खबर ट्रेंडिंग में है कि एक व्यक्ति जो यही काम करके शायद 40,000 के आसपास उसने धर्मांतरण करवाए हैं, और उनके पास सबसे ज़्यादा जाने वाले लोग वही लोग थे जिनको या तो बच्चा नहीं पैदा होता था या तो सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड होते थे। छांगुर बाबा, ये खबर आपके नॉलेज में भी है। सोचिए सिर्फ इस बिना पे उसने कितना बड़ा कन्वर्जन करवाया और कितनी बड़ी, मतलब हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सर, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब आपने छांगुर बाबा का नाम ले लिया और केस स्टडी सबके सामने आ गई होगी क्योंकि पिछले बहुत दिनों से वो ट्रेंडिंग में है वो आदमी, तो मुझे बताइए कि ये जो समस्याएं आप बता रहे थे ये सिर्फ पुरुषों में होती है कि महिलाओं में भी होती है? पूछने की एक वजह है, इस क्वेश्चन को अभी आगे और बढ़ा देता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि केवल पुरुषों में ही होती है या महिलाओं में भी होती है? और आप देखेंगे तो छांगुर बाबा जैसे तमाम लोग इस सोसाइटी में बसों पे, दीवारों पे लिखवा करके अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, और सबसे ज़्यादा पहुंचने वाली महिलाएं होती हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? वो पुरुषों की समस्याओं को लेके जाती हैं या अपनी खुद की समस्याओं को भी लेकर के जाती हैं? देखिए, महिला हो या पुरुष, सब में समस्याएं बराबर है, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत तो महिला में भी उतनी है जितनी पुरुष में है। पाइल्स की समस्या महिला में भी उतनी है जितनी पुरुष में। हेडेक उसके भी उतना ही होता है जितना हम आदमी के होता है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यार हम सेम ही तो हैं, बस उसके पेनिस की जगह वजाइना लग गया। यदि एक औरत को बॉडी को देखें तो क्या है, विजाइना ही तो है पेनिस की जगह। ब्रेस्ट और उसके भी उतनी है, मेरे भी उतने है, उसका साइज बड़ा है क्योंकि उसको फीड करना। तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, हम एक ही सेल से डेवलप हुआ, तो समस्याएं हम दोनों की सेम है। अब जो आपने बोला कि बसों में, रेलवे स्टेशनों में कि शर्माए नहीं, मिलें फला फला हकीम से, मंगलवार सोमवार यहाँ, गुरुवार वहाँ, ठीक है ना।
तो ये जो जितनी भी फार्मेसी है, यदि इनकी हम बात करें, या जो ये दवाई देने वाले लोग हैं और लेने वाले लोग हैं, अब यदि जो महिला जा रही है, मोस्ट ऑफ टाइम वो खुद के लिए जाती है। ओके। उसका जो रीज़न होता है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो वहाँ कंफर्टेबली बता पाती हैं। और उनकी जो समस्या होती है, जो मोस्ट कॉमन फीमेल्स की समस्याएं होती है कि उनके सफ़ेद पानी आ रहा होता है, गंदगी होती है, या एक्चुअली में आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो उससे आपकी बीमारियां कई डिसाइड होती हैं। आप गंदगी में रहते हो, एक जगह पे 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, तो वहाँ जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से उस फीमेल को इश्यूज आ रहे हैं। पुरुष से वो कंफर्टेबल नहीं है बात करने में। क्यों? क्योंकि एक तो वो ध्यान देगा नहीं, दूसरा पैसा खर्च करेगा नहीं, तो वो खुद जाती है। कई बार वो अपने हस्बैंड के लिए जाती है कि जो उसका शौहर है या जो पति है वो उसको शर्म है, मतलब वो जा नहीं सकता कि वो कॉन्डोम नहीं खरीदने जा सकता जो आदमी, वो जाके ये कैसे बोलेगा कि यार मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम मेरा खड़ा नहीं होता या मेरी औरत से पहले मैं फारिग हो जाता हूँ। समझ रहे हो? तो वहाँ पर देखो, ये एक आदमी की बहुत बड़ी कुंठा है कि वो अपने आप के अंदर मोहल्ले का राजा हो सकता है, गुंडा हो सकता है, पर यदि वो बिस्तर पे कमज़ोर है ना तो वो किसी काम का नहीं। और ऐसे बहुत सारे गुंडे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे, मतलब जिनकी बॉडी और फिजिक देख के आपको लगता है साला यहीं पे कोई बंदूक नहीं चला दे, पर जब वो आगे बात करता है तो मुझे इतनी तेज हंसी आती है, साला ये तो इस मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है और यहाँ पर ये एक 0-0 नंबर का प्लेयर। तो इस तरह से। अच्छा, ये आपने सही कहा। कई बार देखा जाता है कि जो लोग फिजिकली देखने में कमज़ोर होते हैं वो सेक्सुअली बड़े स्ट्रांग होते हैं, और जो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं वो सेक्सुअली बहुत कमज़ोर होते हैं। तो इसके पीछे कोई खास वजह होती है? ऐसा कोई ऐसा स्टडी नहीं है, पर जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, अब देखो यहाँ टारगेट क्या है कि एक आदमी दुबला पतला है लेकिन उसने अपने आहार को संयमित रखा है, नियमित व्यायाम करता है, फिट है, खाने पे उसका कंट्रोल है, ऐसा नहीं हो हर सड़क पे जाके गोलगप्पे खा रहा है, तो ऐसे लोग फिजिकली फिट होते हैं। इसका एक रीज़न इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हेल्दी है, जो दुबला है, जो पतला है, वो ज़्यादा भागेगा, उसकी फिजिकल कैपेसिटीज ज़्यादा है। हाँ। वो ज़्यादा जंप कर सकता है, वो ज़्यादा पुशअप्स कर सकता है, वो ज़्यादा पुलअप्स कर सकता है। पर यदि कोई आदमी 200 किलो का है, हो सकता है 7 मीटर का बंदा हो, 7 इंच का बंदा हो, पर वो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो चलते समय उसको 2 आदमी चला रहे हैं। वो चल रहा है ऐसे, चैन चाहे हो सकता है उसने सोने की 50 तोले की पहन रखी, जो खुद का वजन नहीं उठा पा रहा, वो बिस्तर पे कैसे परफॉर्म करेगा? अच्छा, इसका कोई मानक नहीं? मुझे लगता है कि आपके लाइफ स्टाइल और आपकी सोच बहुत डिपेंड करती है कि आपका फिटनेस लेवल बहुत डिपेंड करता है। अच्छा। और इसमें ये डिपेंड करता है कि कई लोग दबा के स्टेरॉइड ले रहे होते हैं जिम के अंदर। हाँ। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिन्होंने अपने जीवन को खराब कर लिया है कि बॉडी बनाने के चक्कर में टेस्टोस्टेरोन दबा के ठोक दिया। ठीक है, उसका असर सीधे इस पे पड़ता है, और सीधा इस पे असर पड़ जाता है, उनकी टेस्टिकल छोटी हो जाती है, सेक्स हार्मोन बनना बंद हो जाता है, और वो किसी काम के नहीं रहते। वो लगते तो ऐसे हैं कि हर लड़की का ड्रीम बॉय, पर वो होते शिट के बराबर है, वो यूजलेस है। कोई कैसे पता करे अपने बारे में ये कि उसके बॉडी में अभी सब कुछ दुरुस्त है? एक तो सेक्स करने का तरीका है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं क्या जो ये बताते हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बॉडी में? देखो, सबसे पहले तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ऐसा मेरे को फियर है मेरे बारे में, कि यार मैं सेक्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे में कोई कमी तो नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले तो जाके इन्वेस्टिगेशन करे बॉडी को, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए कि भैया मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल कितने, मेरे स्पर्म काउंट कितने। हम सब अपने शादी से पहले अपने बच्चों की कुंडली मिलाते हैं, लाखों रुपए वेन्यू पे खर्च करते हैं, हजारों रुपए साला डिजाइनिंग पे खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए की शादी हम लगा देते हैं। पर कभी भी किसी भी पुरुष ने, मुझे याद नहीं है कि शादी से पहले लड़के और लड़की के मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए हो। नहीं, मुझे भी नहीं लगता समाज में भी इस तरह के लोग। भाई 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं ना कि यार एक दूसरे के ब्लड टेस्ट चेक कर लेते हैं, सीमन चेक कर लो, बाद में तुम साला वकीलों को देते रहोगे डिवोर्स के बाद, तो आज कर लो ना, आप आज चेक कर लो ना, जेनेटिक्स आज चेक कर लो, उसका पूरा हिस्ट्री आज ले लो, तो आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। बात तो सही कर रहा है सर। सेक्स एजुकेशन के नाम पे केवल और केवल सेक्स एजुकेशन शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उसके लिए टेक्निकली क्या होना चाहिए
और किस तरह से समाज को डेवलप करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कुछ रैपिड फायर करते हैं सर, जरा आपसे हाँ ना में जवाब लेते हैं, फिर हम इसके बाद फिर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि क्या सेक्स पर शर्म से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है आज के डेट में? हाँ, क्या पोर्न से रिलेशनशिप बर्बाद हो सकता है? 100%। क्या मास्टरबेशन एडिक्शन है? बिल्कुल है। क्या आम आदमी का टेस्टोस्टेरोन 30 की उम्र में गिरने लगता है? 30 के बाद गिरने लगता है। ठीक है। क्या शादीशुदा महिलाएं भी डिजायर को सप्रेस करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है सर, अब कुछ मुझे ये बताइए कि पोर्न देखना सेक्स एजुकेशन है या बर्बादी? पॉर्न देखना सेक्स एजुकेशन भी है और बर्बादी भी है। सर दोनों कैसे हो सकता दोनों कैसे क्वेश्चन है कि यदि आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो वो एक लिमिट के अंदर, हाँ। तो वो एक हेल्पफुल चीज़ है, एक हेल्पफुल डिवाइस है, उसके बिना आप बाहर भी नहीं जा सकते। पर यदि आप 24 घंटे उस पर रील देख रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, आप अपनी आंखें खराब कर रहे हो। नहीं, जैसे सर पोर्न है उसको देखने जब कोई बैठेगा तो वो तो एक लत है ना, वो शुरुआत हुई नहीं कि आपकी डिश और आपके विज़ायर, आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप भी बता रहे थे कि वो अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, पॉर्न आपने देखा, ठीक है ना, आपने पॉर्न देखा है, मैंने भी देखा हुआ है। हमने जब पॉर्न देखा है तो हम सब दोस्त मिलते थे, बैठते थे, और उस ज़माने में एक टीवी वीसीआर की व्यवस्था करते थे, घर में शांति से देखते थे, कोई आ नहीं जाए इस चीज़ का ध्यान रखते थे, मोबाइल होते नहीं थे। तो पॉर्न एक तरह का महोत्सव हुआ करता था। आज देखेंगे, है ना, अभी तो हर आदमी के मोबाइल पे पॉर्न है। हाँ। अब यदि आप पॉर्न को एक लिमिट में देख रहे हो, और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि मैं मेरे पेशेंट से बोल रहा हूँ कि यार तेरे को मैस्ट्रुबेट करना हो ना तो प्रॉपर तरीके से कर। कैसे करेगा? एक अच्छा सा पॉर्न देख, मोबाइल पे कंटेंट देख, अपने पीनिस को हाथ में ले, एक अच्छा सा ऑयल ले, एक अच्छा सा लुब्रिकेटर ले, उसके बाद अपने पीनिस को हाथ में पकड़ के ढंग से उसको प्रॉपर तरीके से इरेक्ट कर, जैसे कि सेक्स में इरेक्ट करता, उसके साथ फोर प्ले कर, और उसके बाद मैस्ट्रुबेट कर। तो ये एक हेल्दी मैस्ट्रुबेशन हो गया। अब यदि वो उल्टा लेट के रगड़ के कर रहा है और अपनी चीज़ें डैमेज कर रहा है, वो गलत तरीके का है। तो पॉर्न, सपोज करो एक आदमी ने किसी औरत को नग्न अवस्था में देखा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं जिन्होंने किसी भी फीमेल को देखा ही नहीं है नग्न अवस्था में। अब जब वो सेक्स करने जाएगा तो उसको पता ही नहीं कि पेनिट्रेट कहाँ करना है। कई ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम जानते हो सेक्स कैसे करते हैं? कि नहीं सर, मैंने जीवन में कभी सेक्स करते हुए किसी को देखा नहीं, मैंने कैसे करते ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, तो मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ आप अपनी वाइफ के साथ बैठो, पॉर्न चलाओ, और उसके बाद देखो, रोज देखो, एक हल्का फुल्का पॉर्न रोज देखो अगले 7 दिन तक, जिससे तुम एक दूसरे की एनाटॉमी को समझ पाओ। अच्छा, मतलब पॉर्न देखना भी कई बार ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ऐसा? बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि उसका जो दिमाग है थोड़ा सा कमज़ोर है। वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को ये औरत को मैं छूऊंगा मेरे को घिन आएगी, क्योंकि आज तक उसको यही एजुकेट किया गया था कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना है, ये गंदी बात है, किसी फीमेल के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ब्रेस्ट के बारे में ऐसा नहीं करते। अब हम बात कर रहे हैं उससे सेक्स की, सेक्सुअलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ ओरल सेक्स की। अब जब मैं उसको बोलता हूँ कि यार बेटा ओरल सेक्स इज ए पार्ट ऑफ सेक्स, तो बोलता है नहीं सर ये तो बहुत गंदा होता है, छी, वहाँ से तो औरत सुसु करती है, मैं वहाँ पे कैसे। तो ऐसी कंडीशन में जब उसको बताते हैं कि इट्स ए पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, तुम देखो ऐसा सदियों से होता है। अब जब हम फीमेल को ऐसा बोलते हैं कि यू हैव टू गो इन ओरल, मतलब आपको ये सारे सेक्सुअल विधाएं आनी चाहिए, तो उसको ऐसा लगता है छी गंदगी है। तो जबकि कामसूत्रा पे इतिहास लिख दिया गया है, जबकि कामसूत्रा हमने लिखा है, हमारे मंदिरों के बाहर शिलालेख है, हमारे मंदिरों के बाहर कामसूत्रा से ज़्यादा पॉर्न से ज़्यादा सेक्सुअलिटी का। खजुराहो कोई चला जाए, मैं खजुराहो गया हूँ, मैं खजुराहो गया हूँ, मैं कोणार्क गया हूँ, मैंने कोणार्क सूर्य मंदिर भी गया हूँ उड़ीसा। हाँ, तो कितना सेक्स है उस पर। हाँ, वहाँ तो वो बने हुए हैं, मतलब प्रॉपर मूर्तियाँ बन के उस पर चिपकाई गई, मूर्तियाँ बनी हुई है जिसमें होमोसेक्सुअलिटी पे बात है, जिसमें लेस्बियन पे बात है, जहाँ पर
सारी चीज़ें जो आज हम पॉर्न में देख रहे हैं वो सब वहाँ पर उन्होंने पहले से ही रच दिया। और यहाँ आदमी बात करने में शर्माता है। यहाँ वो बात करने से शर्मा रहा है। क्या सच में, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल आए हुए हैं जो अभी आपसे पूछ रहा हूँ, जो सर झुकाकर नीचे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ। अमूमन जब मैं बात करता हूँ तो सवाल ऐसे ही लेता हूँ, रेंडम होता हूँ गेस्ट से। क्या सेक्स में साइज मैटर करता है? सेक्स में साइज मैटर करता है, ठीक है ना। अभी अगेन हर चीज़ के दो पॉइंट है। एक जो मेरे दिमाग में साइज मैंने एक फिट कर लिया, एक लड़की पॉर्न देख रही है, उसको तो वैसा ही साइज चाहिए जो पॉर्न स्टार का है, वो एक्चुअल लाइफ का साइज नहीं है। लेकिन यदि आपका एक हेल्दी पीनिस का साइज है 5 से लेके 7 इंची पोस्ट इरेक्शन, तो दैट इज मोर देन इनफ। अब देखो, हर आदमी को बड़ा पीनिस चाहिए और इसमें कोई गलती नहीं है। हम है ही ऐसे कि एक आदमी को, हर औरत को खूबसूरत ब्रेस्ट चाहिए, छोटे ब्रेस्ट किसी को नहीं चाहिए। तो हर आदमी को, मैन को बड़ा पीनिस चाहिए। पर यहाँ साइज मैटर से ज़्यादा मैटर करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसी कबड्डी खेलते हो। आप यदि अच्छे खिलाड़ी हो तो आप हॉकी स्टिक से ही 100 रन बना दोगे, और यदि आप बुरे खिलाड़ी हो तो आप कितना ही बढ़िया बैट लेके आ जाओ, आप किसी काम के नहीं हो। साइज मैटर करता है। क्या बात कहा आपने कि सच में कि अच्छे खिलाड़ी हो तो हॉकी से भी रन बना सकते हो, और खराब खिलाड़ी हो तो कितने अच्छे बैट दे दिया। मतलब है कि वो आपके तरीके पे डिपेंड करता है, साइज पे नहीं। साइज पे नहीं, पर ऑफकोर्स यदि किसी का पीनिस माइक्रो है, छोटा है, 2.5 इंच से कम है, तो एक फीमेल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा प्रेम में हो, और जो मेल है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, वो बहुत दूसरे तरीके से उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ओरल से, फिंगरिंग से या दूसरे तरीकों से। पर एक औरत के लिए साइज मतलब मैटर करता है। ऑफकोर्स बहुत बड़ा साइज नहीं चाहिए, एक औरत को बड़ा नहीं चाहिए, एक हेल्दी पेनिस का साइज चाहिए जो हर इंडियन के पास होता है। अच्छा, ये चर्चा चली कहाँ से हिंदुस्तान में? मतलब आजकल लोग कहते हैं कि वही वीडियो का ही गेम है, विदेशी लोगों से तुलना करते हैं, कुछ कंट्री इसी के लिए बहुत मशहूर हो गई, कुछ लोगों का लोग संदर्भ देते हैं कि उस कंट्री के लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अब इसमें आप जितना डीप घुसेंगे उतनी बातें निकल करके आएंगी। लेकिन ये चर्चा कहाँ से चली पेनिस साइज की? सच में ये कमजोरी थी या एक फैंटेसी बना दिया गया इसको? देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम एक इंडियन की हाइट की बात करें यूरोपियन से, तो हमारी हाइट कम है, ठीक है ना, और यूरोपियन की हाइट उस अफ्रीकन से भी कम है। तो जो हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी का पीनिस है, उस वो डिपेंड करता है आप कौन से कॉन्टिनेंट से हो, आपका फूड हैबिट्स क्या है, आप किस नेशनलिटी से हो। यदि हम यूरोपियन और यूएस से बात करें तो हमारे पीनिस के साइज उनसे कम है। अफ्रीकन से बात करें हमारा तो साइज कम है। उसका रीज़न क्या है? उनका बॉडी मास अलग है, उनका वेट अलग है, उनका हाइट अलग है, उनकी औरतें भी अलग है। मैं यही कहने वाला था आपसे कि सिर्फ हम एक उसकी बात ना करें, सिर्फ पुरुष समाज की बात कर रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि लगातार उनका जो देश काल परिस्थिति की बात करें, उनका देश अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग है, परिस्थितियाँ अलग है, तो वहाँ का जब मेल इस तरह का है, उनके हम साइज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के फीमेल की क्षमता भी तो बड़ी होगी। हाँ, वो भी, वही हम बात कर रहे हैं कि वो भी ज़्यादा है, वो भी बड़ा है, तो इसलिए वो उसकी बात करें। अब हम नीचे चले जाएं हिंदुस्तान से, चाइना की तरफ चले जाएं, इधर के और नेपाल, इम्फाल, मतलब जो जो पहाड़ी जो क्षेत्र अपने साउथ नेशन, साउथ इंडियन नेशन जो है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, तो यहाँ वियतनाम हो गया, इनके पीनिस साइज हमसे भी छोटे हैं, क्योंकि वहाँ पे फीमेल भी छोटी है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है देश काल और परिस्थिति, जो आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि हम अलग हैं उनसे। यहाँ आदमी साइकोलॉजी लेके परेशान है कि मेरी साइज छोटी है, मेरा ये हो, मेरा, उसको ये नहीं पता कि जिस देश में आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आपका वो पार्टनर है, वो भी आपके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। बिल्कुल, हमारे अकॉर्डिंग ही बनाया गया। हमारा फूड ऐसा है, वो नॉन वेज ज़्यादा खा रहे हैं, हम लोग सिर्फ वेज खाते हैं, कार्ब्स पे ज़्यादा रहते हैं, तो हमारा हर चीज़ अलग है। यदि हम सेंट्रल ओबेसिटी की बात करें तो हम लोगों की ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा है, उन लोगों की कहाँ है, उनकी ओबेसिटी भी डिफरेंट तरह की है। एक सवाल युवाओं का ये है कि क्या मास्टरबेशन करने से साइज पे कोई फर्क पड़ता है? एक्सेस मास्टरबेशन यदि आप कर रहे हो, एक्सेस, तो आपकी साइज पे फ़र्क पड़ेगा। यदि आप हेल्दी मास्टरबेशन कर रहे हो, नॉर्मल तरीके से हस्तमैथुन कर रहे हो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो, तो साइज क्यों छोटा होगा? मालिश करने से थोड़ी ना हाथ कमज़ोर हो जाएगा। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जिनकी साइज़ छोटी हो
क्या उसको किसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या कोई इस तरह का एक्सरसाइज या कोई इस तरह की दवा जिसके नाम पे आजकल लोग बड़े बड़े कारोबार खड़ा कर दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना करके खूब पैसा कमा रहे हैं, तो क्या सच में ये होता है या लोगों को बेवकूफ़ बना के लोग कमा रहे हैं केवल? नहीं, साइज को बड़ा किया जा सकता है, पर साइज बड़ा किसका किया जा सकता है, ये है बात। साइज उस आदमी का बड़ा किया जा सकता है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से साइज रिड्यूस हुआ है। ओके। ठीक है, तो यदि आपका डायबिटीज़ की वजह से स्मॉल पेनिस हुआ है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसके अंदर हम पी शॉट लगा सकते हैं, उसके अंदर हम शॉक वेव दे सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। माइक्रो पेनिस बच्चों के अंदर होते हैं जिनके टेस्टिकल डेवलप नहीं होते हैं, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे यदि टाइमली डायग्नोस हो जाए तो इन लोगों के साइज बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा साइंस है, पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है, पर उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि इस वजह से मेरा पेनिस का साइज छोटा है या कम है। पर यदि एक नॉर्मल आदमी जा रहा है और वो बोले कि मेरा पेनिस का साइज बड़ा कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो प्रकृति ने मेरी गर्दन बना दी, अब मैं इसको खींच के लंबा नहीं कर सकता। मैं इसीलिए रहा था कि तमाम लोग तो आपके पास भ्रम में ही पहुंचते होंगे, जिनका इलाज आप साइकोलॉजिकल करते होंगे। मोस्ट ऑफ पेशेंट हम सिर्फ बातों से ही सही कर देते हैं। एक सवाल और भी है कि कई बार देखा जाता है कि शादी के बाद ना सेक्सुअल लाइफ बोरिंग हो जाती है, तो इसके पीछे कोई वजह होती है कि मतलब एक उम्र और ये भी होता है, या कुछ लोग नई उम्र में ही उनकी सेक्सुअल लाइफ बोरिंग हो जाती है, तो कोई हार्मोन्स की कमी होती है या क्या क्या होता है? देखो, शादी के बाद लाइफ बोरिंग हो जाती है, ये डिपेंड करता है हर आदमी की वाइफ के साथ क्या सेक्सुअल केमिस्ट्री है। ओके। यदि आपकी वाइफ के साथ आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे से प्रेम में हैं और वो बेहतरीन प्रेम है, तो वहाँ सेक्सुअल केमिस्ट्री कम होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ बात है टाइम देने की। लोग हनीमून बनाते हैं। मैं मेरे हर पेशेंट से बोलता हूँ जो मेरे पास जब इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि आप अपनी वाइफ को लास्ट टाइम कब छुट्टी पे लेके गए थे? नहीं, मैं अभी रिसेंट ही गया था खाटू श्याम जी, मैं अभी रिसेंट ही गया था हरिद्वार, मैं अभी रिसेंटली गया था वैष्णो देवी। तो मेरे भाई, आप ट्रैवल करवा रहे हो उसको, सेक्सुअल हॉलीडे पे नहीं लेके जा रहे। अच्छा, ये भी एक अलग ही विषय है। ये एक अलग विषय कि मैं मेरे बच्चों को छोड़ के, मेरे माँ बाप को छोड़ के सिर्फ मैं और तुम चलेंगे और वहाँ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वहाँ हम दोनों खाना खाएंगे, हम दोनों मज़े करेंगे और हम दोनों सेक्स करेंगे, और ऐसा हम महीने में 3 महीने में एक बार ज़रूर करेंगे शायद। तो इस तरह के जो लोग हैं जो इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं सेक्सुअल हेल्थ की, कि यार पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कहीं और चलेंगे, ऐसी जगह चलेंगे कि साहब लंदन नहीं जा सकते, गोवा तो जा ही सकते हैं। लेकिन आदमी ऐसा नहीं है, उसको सेक्स के लिए टाइम ही नहीं निकालना। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाएगा 1 लाख रुपए खर्च करके ऑस्ट्रिया, पर वाइफ के साथ अपनी सेक्सुअल केमिस्ट्री को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसलिए उसका जीवन नीरस हो जाएगा। वाइफ बिजी है, उसने आपके 2 बच्चे पैदा कर दिए, 3 बच्चे पैदा कर दिए, वो सुबह से शाम इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है, तो उसके दिमाग में थॉट नहीं आता। तो वाकई यदि आप अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं और आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते, तो सेक्सुअल वेकेशन जरूरी है। सिर्फ सेक्स करेंगे। अरे, कुछ सवाल ऐसे लेकर के लोग आपके पास आते हैं क्या कि नेचुरली उनके अंदर कोई बीमारी ना हो, कि पत्नी की बहुत ज़्यादा सेक्स की इच्छा नहीं करती या वो सेक्स नहीं करना चाहती, कुछ केसेस में होगा कि पुरुष सेक्स नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों नॉर्मल ही होते हैं, तो ऐसा होता है या कि उनके अंदर कोई कमी होती है? नहीं, उनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। हाँ। वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनको सेक्स के लिए टाइम नहीं है। नहीं, जिनके पास टाइम भी होता है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे, बहुत इन्वॉल्व होते होंगे। जैसे मैं कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों इस पे, तो कुछ ऐसे पब्लिक फोरम बने हुए गूगल पे जो जहाँ पे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं अपना चेहरा हिडन करके, वो अपने चेहरे को नहीं दिखाना चाहते कि लोग यार मेरे बारे में क्या सोचें, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। नहीं, ये तमाम सवाल उस पर पड़े होते हैं। तो उस पर ही एक सवाल ऐसा था कि मुझ में और मेरे पत्नी में कोई कमी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत साथ रहते हैं, लेकिन कई बार पत्नी का मूड नहीं करता है सेक्स करने का, या हमारा तो हम बहुत लंबे टाइम तक सेक्स ही नहीं करते हैं। नहीं, ये यहाँ रीजन ये है ना कि मूड नहीं कर रहा। यहाँ आपका मूड क्यों नहीं कर रहा? हाँ, यही कि क्या मूड इसलिए नहीं कर रहा, आपकी डिजायर नहीं हो रही, लो सेक्सुअल डिजायर। ओके। फीमेल के अंदर भी लो सेक्सुअल डिजायर हो गई और मेल में भी लो सेक्सुअल डिजायर हो गई। रीजन क्या है? हार्मोन्स की कमी हो रही है।
आप फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हो, आप उसके लिए शॉपिंग खरीद रहे हो, वो आपके लिए शॉपिंग कर रही है, प्रेम में वो साथ सोते हैं, चिपक के सोते हैं, पर क्योंकि आपको इंटरनली पता है कि मेरे ये इशू आ रहा है, या औरत को पता है कि मेरे को पेन होगा सेक्स के बाद, मतलब उसको बहुत सारे डिजीजेज हो चुकी हैं, या ऐसे है कि कोई सर्जरी हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इशू है। नहीं तो एक पुरुष जो है वो सेक्स से दूर रह ही नहीं सकता जब तक कि या तो वो मेडिटेशन के बहुत हाई लेवल पे हो, जहाँ वो संसारी से स्पिरिचुअल चला गया हो। बहुत उस लेवल पे जा चुके हैं दोनों की अब हमारी सेक्सुअल नीड नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं पर और हम साथ मेडिटेशन करते हैं, घंटों मेडिटेट कर रहे हैं। तो अब आपने सेक्स के ऊपर की एनर्जी को यदि कैच कर लिया तो आप सेक्स की एनर्जी में नहीं जाओगे। हाँ, वरना पूरे समाज की संरचना ही इसीलिए, आदमी पुरुषार्थ ही इसीलिए करता है कि वो अच्छी लाइफ और अच्छे पार्टनर के साथ जी सके। यदि हमें सिर्फ यही एक मोटिव नहीं हो हाँ। कि यार तू पढ़ क्यों रहा है, हाँ। इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जिससे मेरी अच्छी शादी हो, अच्छी सेक्सुअल लाइफ हो, मैं अच्छा परिवार चला सकूँ, यदि एक सिंपल सा नियम बना दिया जाए कि या आपकी शादी के बाद कोई सेक्सुअल लाइफ नहीं है तो वो पढ़ेगा ही नहीं, वो क्यों जाएगा, 2 रोटी तो खानी है। बात तो सही है। फिर समाज का ये जो स्वरूप दिख रहा है वो नहीं होता। आजकल बड़ी चर्चा होती है, कुछ लोग कहते हैं सेक्स एक थेरेपी की तरह काम करता है, कुछ लोग कहते हैं ये ट्रिगर है, और इस पे एक जो स्पिरिचुअल दुनिया के लोग हैं वो कहते हैं कि यार इन दोनों के बीच में बात करके ना आदमी को गुमराह किया जा रहा है और समाज को बर्बाद किया जा रहा है। आप एज एक डॉक्टर होने के नाते आप इसको क्या मानते हैं, थेरेपी, ट्रिगर, या सच में? मैं इसके पॉइंट्स को दोनों तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरा एक रिसेंट एक पेशेंट है और सेक्स उनके लिए एक थेरेपी कैसे है कि उनके एक रिसेंट बच्चा जो करीब 22 साल का था एक्सपायर हो गया, और उन दोनों को साथ रहने के लिए, क्योंकि वो उस आप समझ सकते हैं ना कि एक सिंगल बच्चा था और एक्सपायर हो गया, उनके जीवन में कुछ नहीं बचा, खाली हो गया तो। खाली हो गया। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको मोटिवेट किया कि यदि आप इससे ओवरकम करना चाह रहे हो तो एक दूसरे को टाइम दो, सेक्सुअलिटी में जाओ। उन्होंने एक दूसरे को छूना बंद कर दिया था, क्योंकि तो ट्रामा में रहे, वो ट्रामा में थे। हमने उनको सेक्स थेरेपी समझाई, सेक्स के अंदर जाना सिखाया वापस से जीरो से, कि आपको जाना है, जीरो से जाना है। मतलब उनको घिन आने लग गई थी। हाँ, क्योंकि एक एज हो गई ना, अगर 20 साल 22 साल में उन्होंने शादी किया होगा और 21 साल में बच्चा हो तो 44-45, अगर बहुत कम एज रही होगी, नहीं तो 50 के आसपास रहे होंगे वो। बिल्कुल ऐसी थी स्थिति। और उसके बाद वो इतने अच्छा सेक्सुअल एक्टिव हुए, सेक्सुअल एक्टिव होने के बाद लकीली IVF से उन्होंने एक बच्चा प्लान करा है, सैरोगेसी के थ्रू। ओके। हाँ, तो नाउ दे आर हैप्पी। तो यहाँ सेक्स एक थेरेपी है कि यदि आपका पार्टनर आपको सिर्फ किस कर दे, छू दे, और आप दोनों एक्ट कर लो, तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो आप उस बिस्तर पे खो देते हो। ये तो है कि आदमी की, मतलब ये एक अलग ही है, मतलब इसके एक्सपीरियंस को आदमी बता नहीं सकता। हाँ, कि आप यदि सेक्स में हो और भूकंप भी आ जाए ना, तो आप लास्ट में सोचोगे एक बार एक्ट तो कंप्लीट करके बाद में भागेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये थेरेपी का काम कर रहा है। लेकिन जो ट्रिगर है, वो ट्रिगर क्या है कि यदि आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, तो वो सेक्स आपको ट्रिगर भी करेगा, आपको तकलीफ भी देगा। आपका कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, किसी फीमेल का कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, किसी मेल का या बच्चे का, किसी का भी हुआ है, तो वो सेक्स से उसको फियर हो जाएगा, उसको डर हो जाएगा, तो ये ट्रिगर करेगा। अच्छा, मेल और फीमेल की बात की तो मुझे याद आया कि आजकल मेल का भी बड़ा शोषण होता है। सिर्फ फीमेल के साथ ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं होती, मेल के साथ भी होती है। ऐसे केस आता है आपके पास? मेल का शोषण ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है, मेल का शोषण सदियों से हो रहा है। यदि आप देखेंगे तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पुरुषार्थ वाले राजा, वो अपने पास इस तरह के लोग रखा करते थे। अभी ना हम लोग बहुत डीप में नहीं जा पा रहे हैं, और मैं जाऊंगा भी नहीं उस तरह, क्योंकि हम बात तो वो कर पा रहे हैं जो करना है, क्योंकि लोग, दर्शक इसको समझ भी नहीं पाएगा। आपने जो राजा वाली बात की ना, इसी को बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, फिर आप इसको कंप्लीट करिएगा। आप कोणार्क की जिक्र कर रहे थे और आप छतरपुर का जिक्र कर रहे थे। ये जो मेल की बात हो रही है ना, आपने देखा होगा कि वहाँ भी ये भित्तियाँ बनी हुई हैं, भित्तियाँ बनी हुई हैं। तो सेक्सुअली एक दूसरे के साथ होमोसेक्सुअलिटी आज से पैदा नहीं हुई है, ये सदियों से है। अब लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ सोसाइटी के 2 रूप हैं, एक खराब रूप, एक अच्छा रूप। कि अब आदमी को ऐसा लगता है कि मतलब होमोसेक्सुअल होना एक प्राइड हो सकता है, गे होना मतलब एक सोसाइटी का एक सिंबल हो सकता है, हम गे। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो गे है ही नहीं,
वो गे बनने की कोशिश वो कर गे बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो चला के ऐसे बाल बना के ऐसे रह रहे हैं कि मतलब ऐसा लगे कि यार पता चलेगा it's a नहीं इधर pride। के मतलब यदि आपको वो कौन सा डिजाइनर होता है जो कपड़े डिजाइन करता है, फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर होना है तो गे होना मतलब सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। ऐसे लेस्बियन का मामला भी बढ़ रहा है। सेम लेस्बियन का मामला बढ़ रहा है कि कई कल्चर, कई जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ऐसा लगता है कि यदि ये नहीं होंगे तो ये दिस इज द सक्सेस का पहला सीढ़ी यही है। और इसमें न इधर ही उनको कुछ मिलेगा ना उधर ही मिलेगा, बीच में लटक जाएंगे और स्थिति हो जाएगी सुसाइडल जैसी उनकी, या समाज से छिपा के अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करें। उसका रीज़न जो है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर कई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो, यार सेक्स आपका निजी मामला है, हाँ पर यदि आप अब करण जौहर मंच पे खड़ा होकर बोलेगा आई एम गे, हाँ मैं दूसरे लड़कों के साथ सोता हूँ, तो आप सोसाइटी को गलत मैसेज दे रहे हो ना। आपको लगेगा कि यार सक्सेस होने के लिए इसके साथ सोना जरूरी है। बात तो सही है। अच्छा, सारी चीज़ें पश्चिमी सभ्यता की तरफ से तो आती हैं, मुझे लगता है कि वो लोग जब यहाँ के लोगों को देते हैं तो यहाँ का आदमी अपना मूल स्वरूप छोड़ करके उसको एक्सेप्ट करता है, तो न वो अपने यहाँ की चीज़ों का रह पाता है न वहाँ का हो पाता है। एक चीज़ बताएं कि जो जैन जी है और जो मिलेनियर है, वो लोग ट्रू इंटीमेसी और फिजिकल डिज़ायर में कैसे फ़र्क करें? आपको लग रहा होगा, ये सवाल समझ में आ रहा होगा मेरे को समझ में आ गया कि जो जेन जी है या जो मिलेनियल्स हैं, इनको यदि आप ह्यूमन सेक्सुअलिटी को पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो ये आपको कहीं सिखाने के लिए, यदि आप कहीं बाहर गए तो आप कचरा सीख के आओगे, कि यदि आप कनॉट प्लेस पे जाके खाओगे तो कचरा खा के आओगे। तो सबसे पहला आपको ये सीखना पड़ेगा घर से। आपको प्रेम की भाषा अपने माँ बाप से सीखनी पड़ेगी, अपने रिश्तेदारों से सीखनी पड़ेगी, कि आप जिस परिवार में रहते हो, हमारा परिवार का जो ताना बाना है वो ख़त्म हो गया। यदि आप अपने माँ और बाप को हमेशा प्रेम में देखोगे या अटकलियों में देखोगे या एक दूसरे के साथ चुटकुले या कुछ इस तरह से हेल्दी भी रिलेशन में देखोगे ना, तो आपका प्रेम पे विश्वास रहेगा, आपका सेक्स पे विश्वास रहेगा। पर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका बाप भी कहीं बाहर जा रहा है, आपकी माँ ही कहीं इधर उधर जा रही, तो आप कितने दिन छुप पाओगे अपने बच्चे से? तो फिर आप सेक्सुअलिटी को गलत नज़रों से देखोगे, फिर आपके लिए वन नाइट स्टैंड हो जाएगा। आप सेक्स को सिर्फ भोगने के हिसाब से देखोगे, आप प्रेम के हिसाब से नहीं देखोगे, कमिटमेंट के हिसाब से नहीं देखोगे कि मुझे किसी लड़की के साथ रहना है, प्रेम में जाना है, बच्चे पैदा करने हैं, एक अच्छी लाइफ जीनी है। आपको ये लगेगा कि मैं फ्राइडे टू सैटरडे काम करूँ गधे की तरह, और फिर गुड़गांव के किसी अच्छे से मॉल के अंदर जाके अच्छे डिस्को में बहुत अच्छी ड्रिंक किसी को सर्व करूं, लड़की लेके आऊं, अपने वीकेंड को बढ़िया बनाऊं और भूल जाऊं। तो ये जो कल्चर है, यदि आप इससे बचाना चाह रहे हो तो इसको आप रोक नहीं सकते हो। आप समझा सकते हो अपने, और इसके लिए अगेन जो सबसे बड़ा एजुकेटर होता है वो माँ होती है, बाप होता है। यदि आप डे फर्स्ट ही समझाओगे कि सेक्स क्या है, सेक्स एजुकेशन क्या है, प्रेम में कैसे रहा जाता है, यदि आप ऐसे गए तो इसका ये साइड इफेक्ट होगा, रॉन्ग साइड से जाओगे तो पुलिस वाला रोक लेगा, तो आप रॉन्ग जगह जाके सेक्स करोगे तो HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, STD हो जाएगी, जिससे आप कभी भी मुक्ति नहीं पा सकोगे। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। मुझे याद आ रहा है कि पहले नैतिक शास्त्र नाम की या नैतिक शिक्षा नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, वहाँ यही तो होता था। मुझे याद आ रहा है कि जब परिवार संगठित रहते थे, जब वो न्यूक्लियर नहीं होता था, तो दादी बाबा कई मैसेज, किस्से और कहानियों में सुना दिया करते थे, और वो एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को शिक्षित करती थी, जिसकी बात अभी कर रहे थे कि फैमिली से होना चाहिए। तो उसका एक तरीका था ये कि इस तरीके से अपने बच्चे को समझाओ, वो समझ लेगा, कहानी में समझ लेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन राजा है कौन अपराधी है, कौन पुलिस है कौन चोर है। बिल्कुल, पंचतंत्र की कथाएं जो होती थी, हाँ, ये सब ये जो मीडियम था एजुकेशन का, कि एक उदाहरण देके एक कहानी सुना के आपको एजुकेट किया जाता था। अब वो कहाँ है सिस्टम? वो बच्चा यदि 6ठी क्लास के अंदर पाइथन सीखेगा, कोडिंग सीखेगा, तो वो कहाँ सीखेगा मोरल साइंस? सही बात है। अच्छा, कैजुअल सेक्स का साइकोलॉजी पे कोई असर होता है क्या, खासकर लड़कियों के? कैजुअल सेक्स का लड़कियों के साइकोलॉजिकल पे बहुत असर होता है। और जब मेरे पास ऐसी लड़कियां आती है और मैं उनसे जब उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि यार तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो कई लड़कियां जब मेरे को बोलती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये एक एम्पावरमेंट है मेरी फ्रीडम का। ओह, मैं इससे धारणा ही गलत है। मैं अपने आप को फ्री महसूस करती हूँ। इट्स अ पावर ऑफ वुमन कि मुझे, मैं आई एम नॉट डिपेंडेंट।
कि मुझे सेक्स के लिए किसी चोमू की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पहला तो कई फीमेल्स इसको ऐसा समझती कि इट्स अ पावर, इट्स लिबर्टी, मैं जिसके चाहूँ साथ सो सकती हूँ। कई फीमेल्स और कई रिलेशनशिप ऐसे आते हैं जहाँ पर कैजुअल सेक्स था, अब एक औरत ने उस आदमी के साथ इमोशनली अटैच हो गई। वो था तो कैजुअल, और उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि हम दोस्ती के आगे, मतलब सेक्स के आगे कहीं नहीं जाएंगे। एक नया टर्म जिसको यूज हुआ, आजकल यूज किया जाता है कि फ्रेंड विथ फेवर। हाँ, वन नाइट स्टैंड जैसी चीज़ें। हाँ, कि वो फ्रेंड है लेकिन हम फेवर करते हैं, एक दूसरे की नीड्स को पूरी कर लेते हैं। तो वहां पर वो लड़की धीरे धीरे अटैच होने लगती है। अब पुरुष तो अटैच नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में लड़की के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसे रिलेशनशिप के अंदर लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत वहाँ होने लगती है। कई बार ऐसे रिलेशनशिप के अंदर जो लड़का है वो एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस दे देता है, HIV वगैरह दे देता है। अब वो लड़की सोसाइटी को कैसे बोले कि मेरा HIV हो गया? लड़के से तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फीमेल के लिए भी हो सकता है, मेल के लिए भी हो सकता है। एंड मुझे एक पेशेंट याद आता है ऐसे कंडीशन में कि उसको एक लड़की से प्रेम हो गया। अब वो लड़की प्रोस्टिट्यूट थी, ठीक है। अब वो भाई साहब गए थे बैंकॉक, और बैंकॉक में किसी मसाज वाली से प्रेम हो गया। 3-4 दिन उसके साथ रह के आ गए। अरे, बड़े अच्छे खासे किसी फैमिली के सुनार थे, बड़ी मोटी आसामी थे। अब वो लड़की से रोज फोन पे बात करते, प्रेम के अंदर, लड़की भी उसके प्रेम में। अब वो बोलती क्या कर रही कि अभी मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, मैं क्लाइंट को सर्व करने जा रही हूँ। तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो तो उसका धंधा था, उसी ने उसको सर्व किया था कि तू मत जा। घर पे वो ला नहीं सकता कि बैंकॉक से लड़की लेके आ गया। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। अच्छा, कुछ मानसिक चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली उन चीज़ों में सफ़र करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि पहले अवेयर रहा जाए, तैयार रहा जाए। जो हमारी बातें आज हो रही है ना, यकीन मानिए, वो कमेंट में लोग बताते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा आदमी बचता भी है। जाने कितने हमारे दर्शक प्रेजेंट टाइम में ऐसे होंगे जो इसको देख रहे होंगे और उनकी ये समस्याएं होंगी, और बहुत से लोगों को क्लियरिटी मिलेगा इस मामले में। एक सवाल मेरा ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि मास्टरबेशन करने के बाद, पोर्न देखने के बाद बड़ी गिल्ट फील होती है उनको, वो सच में उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। क्या इसका कोई तरीका आप लोगों के पास होता है? देखिए, मैस्टरबेशन छोड़ने का जो तरीका है, सबसे पहले कि यदि एक आदमी मैस्टरबेशन कर रहा है तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि इसमें गिल्ट कुछ नहीं है। तू रेप नहीं कर रहा है किसी का, तू मैस्टरबेट ही तो कर रहा है, खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाइड कर रहा है। मैस्टरबेशन एक हेल्दी बिहेवियर है, ये भी उसको समझाना पड़ेगा यदि वो लिमिट में कर रहा है। अब ऐसे लोग जो एक्सेसिव कर रहे हैं उनको हमें समझाना पड़ेगा कि बेटा, आपको मैस्टरबेशन को छोड़ना है तो डिटॉक्स करो बॉडी को। आपका जो मोबाइल है, इसमें से सारे वो ग्रुप्स से हट जाओ जहाँ से आपको सेक्स मिल रहा है। यूट्यूब या ऐसा कोई भी मीडियम जहाँ से भी आपको ये ट्रिगर करता है, उस मीडियम से हट जाओ। ऐसे दोस्त जो आपके जिगरी हैं और जिनको आपकी तकलीफ के बारे में पता है, उनसे बात करो कि यार मेरे को ट्रिगर होता है, तो जब भी मेरे को ट्रिगर होगा मैं तेरे से बात करूंगा। ऐसा एक ग्रुप बना लो। और मैं मेरे जो इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं उनको बोलता हूँ कि आप हो सके तो पेरेंट्स के साथ सो, दोस्तों के साथ सो, जो जैसे आपको वो ट्रिगर पॉइंट ही नहीं आएगा। मतलब यू हैव टू डिटॉक्स योरसेल्फ, और जो डिटॉक्स है वो आपको सोशल मीडिया से करना है। ऐसा कंटेंट ही नहीं देखना है। नियम बना लो कि वीक में एक बार मैस्टरबेट करूंगा, वो मेरा दिन है। जैसे आदमी सोचता है ना वीकेंड पे दारू पीऊंगा, यार वो एक दिन मैस्टरबेट करूंगा। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ कि तू फ्राइडे तेरा दिन है तो फ्राइडे कर, बाकी के दिन साथ छोड़ दे। तो हमें इस तरह से एक साइकिल बनाना पड़ता है। हाँ, जो थोड़ा सा कठिन, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से अपने आप को तैयार करना। सर, शादी से पहले सेक्स करना तमाम लोगों के दिमाग में ये होता है कि नुकसानदेह है या किस तरह का है ये? शादी से पहले यदि आप, पर्सनल चॉइस है आपकी, और आप प्रेम में हो एक दूसरे के साथ, और आप कमिटेड हो एक दूसरे के लिए लंबे समय के लिए, तो आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को बना सकते हो। क्योंकि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें तो ये गलत है कि कोई भी सोसाइटी के अंदर ये नहीं बोलेगा कि यार शादी से पहले सेक्स करो। मैं इसको गलत मानता भी हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं इसको प्रोवोक नहीं कर रहा कि ऐसा करो। पर यदि कोई कर रहा है अपनी इच्छा से, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप सोचते हो कि हमें जाना है, अभी हम कैरियर के उस पॉइंट में हैं कि जहाँ सेक्स शादी नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हो। इट्स योर चॉइस।
चलते चलते सर 2-4 सवाल हैं जो पूछ लेते हैं, लोगों के ही हैं। वो ये कि सेक्स के दौरान अपनी टाइम पीरियड को कैसे दोनों बढ़ाएं? देखिए, सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने के लिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो बहुत कॉमन इशू है, और करीब 35% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो टाइमिंग के लिए आते हैं, और ये बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देयर आर सम मेडिकेशन जो आपके टाइमिंग को बहुत अच्छा कर देती है, बस आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। लेकिन लोग गलती से क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय मेडिकल स्टोर से पिल लेके आ जाते हैं वाइग्रा वगैरह की, और उससे अपनी सेक्सुअल लाइफ ख़राब कर लेते हैं, अपने पीनिस को हार्म कर लेते हैं। तो यदि आपकी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे इजी स्टेप ये कि आप अपनी पीनिस की सेंसिटिविटी को कम करें, चमड़ी को खोल के धोएं अच्छी तरीके से, रोज़ उस पर ऑयलिंग करें, मसाज करें। और यदि उससे भी काम नहीं हो रहा है तो देन यू हैव टू कंसल्ट विद समवन। बहुत सारे मेडिकेशंस हैं जिनको आप लेंगे तो आपका परमानेंट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, तो आप क्या करते हैं इसके लिए? जैसे आपके यहाँ लोग आते हैं, आप तो इसी के डॉक्टर हैं, तो आप किस तरह की सलाह देते हैं? कुछ एक्सरसाइज भी होती है क्या उसके लिए कि जो जैसे आपने बताया कि एक तरीका तो ये है कि आप उसको साफ सुथरा रखें, और एक तरह से वो भी एक एक्सरसाइज है, तो इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज बताते हैं? इसके अलावा जैसे कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ, फिजिकल फिटनेस के अंदर जितना आप पुशअप मारते हो, हाँ, उतना ही आप सेक्स कर सकते हो। कि यदि आप 100 पुशअप मार रहे हो तो आप कम से कम 100 बार आगे और बाहर कर पाओगे। अच्छा। फिटनेस का लेवल कितना अच्छा होगा ये इस पे डिपेंड करता है। मैं 3 एक्सरसाइजेज हमेशा हर पेशेंट को बोलता हूँ कि पुशअप्स करो, प्लैंक करो और पुलअप्स करो। ओके। ये तीनों, मतलब जब आप अपने शरीर को उठा पाओगे तो ही आप उस टाइम पे पेनिट्रेशन के समय होल्ड कर पाओगे अपने दिमाग को। तो टाइमिंग पे फोकस करना है तो फिटनेस पे फोकस करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, हार्मोनल इशू है या दूसरे रीजंस हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है, एक तो रीज़न ये होता है कि ग्लैंड्स बहुत सेंसिटिव होता है, जो पीनिस का टोपा है वो बहुत सेंसिटिव है। तो उसको सही करने के लिए मैंने बताया कि धोके उस पर तेल लगाओ, डिसेंसिटाइज क्रीम आती है वो लगाओ। यदि आपके अंदर कोई इंटरनली इशू है तो आप उसको मेडिकेशन से सही कर सकते हो, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई आपके पास आना चाहता है दिखाने के लिए, वो चाहता नहीं कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, तो क्या मेरे करते पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट है, पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आपसे ऑनलाइन भी आपका समय लेकर के कंसल्ट कर सकते हैं? ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं नाम तो नहीं जानना चाहूँगा। आपके पास 2 तरह के लोग बहुत आते हैं, एक नेता लोग भी आते हैं और दूसरा जो सेलिब्रिटी आते हैं। ये अपनी किस तरह की प्रॉब्लम लेकर आते हैं और आप इनको कैसा ट्रीटमेंट देते हो, किस तरह की दवा देते हो? देखो, चाहे वो नेता हो या कोई और हो, मेरे लिए पेशेंट इज पेशेंट। पर जो मैं जितना पॉलिटिशियंस के बारे में समझ पाया कि एक पॉलिटिक्स एक कैरियर है ना, तो इस कैरियर में एस्टेब्लिश होते होते आदमी को 50 की उम्र हो जाती है, और जब वो सेटल होता है तब तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगती है दूसरी वाली। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो अपनी सारी एनर्जीज शक्ति खो चुका होता है। तो ये पॉलिटिशियंस का इशू होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अब आने लगी है। सेलिब्रिटीज जो केस में, सेलिब्रिटी केस में उल्टा होता है, इनके पास पहले आती है और बाद में नहीं आती। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज के साथ उल्टा होता है कि जितने वो यंग और खूबसूरत होते हैं उतना ही, मतलब उसके पास लाइन लगी हुई होती है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को, शरीर को कहीं और यूज कर लिया है। वो अपनी बॉडी को फिटनेस पे इतना एग्रेसिव लेवल पे ले जा चुका है कि सेक्सुअल एनर्जी नहीं बचती, या टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा रिप्लेस कर चुका है कि बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया है। टेस्टोस्टेरोन को बनाने का मतलब कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो नेचुरल वे में बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। यही नेचुरल चीज़ें, घर का खाना है, हेल्दी फूड है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। फिटनेस लेवल बहुत ज़रूरी है। आप जितने ओबेज होगे उतना टेस्टोस्टेरोन आपका कम होगा। आप अभी कह रहे थे ना, वियग्रा की बात कर रहे थे, या लड़कियां प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ पिल्स ले लेती हैं, तो ये कितना नुकसानदेह होता है? वायग्रा बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छी दवाई है, पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है। ओवर द काउंटर्स इसका बिकने का रीज़न क्या है कि हर आदमी को,
मतलब वो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ उसको फियर है सेक्स का, उसको अनुभव नहीं है सेक्स का। अब वो एक गोली लेके जाएगा और 4 बार सेक्स करने की कोशिश करेगा, तो उससे उस पर डिपेंडेंसी हो जाएगी। डिपेंडेंसी हो जाएगा तो क्या होगा कि वो हमेशा उसको अब वो गोली लेके ही सेक्स करना पड़ेगा। दूसरा, वायग्रा आपकी पीनिस के अंदर ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है, ठीक है। अब यदि आपका जो पीनिस है उसकी कैपेसिटी 2 लीटर पानी की है, आपने उसमें 4 लीटर पानी ठूस दिया, तो क्या होगा, उसमें छेद हो जाएंगे, लीकेजेस होने लग जाएंगे। तो एक बीमारी हो जाती है जिसको वीनस लीकेज बोलते हैं, फिर उसको परमानेंट डैमेज हो जाता है, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खाना पड़ता है। अच्छा, इतना खतरनाक है? हाँ, ये इतना खतरनाक है। और अभी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मेरा 38 साल का एक पेशेंट वायग्रा खाने से एक्सपायर हुआ है, क्योंकि वो मतलब ही वाज वुमनाइजर, और उसको मतलब जब भी एक्ट करता था तो 2 गोली वायग्रा की खा लेता था। अरे, उस दिन उसने अल्कोहल के साथ वायग्रा ले लिया और उसको सडन कार्डिक अरेस्ट आया और वो सलट लिया। तो वायग्रा के बहुत ज़बरदस्त नुकसान है यदि वो तरीके से नहीं ली जा रही है। सर मुझे 2 केस स्टडी आप अपनी बताइए कि जिनके टाइम पीरियड को आपने बढ़ाया हो और नेचुरल तरीके से बढ़ाया हो या अपनी मेडिसिन से बढ़ाया हो, वो आज बड़े खुश हों और उनकी लाइफ बड़ी अच्छी हो और वो परमानेंट इलाज हो, ऐसा नहीं कि हर बार उनको। ऐसे तो सैकड़ों पेशेंट है, हजारों पेशेंट है मेरे पास। जब मेरे पास वो आए तो वो बिफोर पेनिट्रेशन ही इजैकुलेट हो जाते थे। अच्छा। हाँ, कि भाई मैं सेक्स करना जा रहा हूँ, डालने से पहले डिस्चार्ज हो रहा हूँ। आज और इस वजह से हजारों शादियां हमने बचाई है कि जब वो हमारे पास आए तो फीमेल यही बोलती थी कि मैं क्या करूँ इसका, ही इज यूजलेस टू मी। मैंने कहा गिव मी 15 डेज, शादी अच्छा। तो हो ही चुकी है, 15 दिन मुझे दे दो, 16वें दिन डिवोर्स ले लेना। तो आप भी दावे के साथ इलाज करते हैं? मैं दावे के साथ इलाज नहीं करता हूँ, दावे के साथ तो ईश्वर ही इलाज कर सकता है। पर एक जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं दोगे ना पेशेंट को, आपका पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और यदि आपने कहा कि इनको ले जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता, वहीं चले जाएंगे, तो वहीं चले जाएंगे। आप उसको कॉन्फिडेंस दोगे। मेरा टारगेट होता है कि मुझे इस औरत को वकील के पास जाने से रोकना है, क्योंकि आज जो है मैं इसको सलाह दूंगा तो ये 15 दिन के बाद हो सकता है 2 महीने भी मुझे ग्रेस पीरियड दे दे, क्योंकि असर दिखने लगेगा ना उसको। पर जो वकील है उसका धंधा ही डिवोर्स कराना है, उसको पैसा चाहिए। उसको पैसा चाहिए, तो वो बोलेगा कि तू किसके पास अटक रही है, सारा सामान सट्टा समेट और आजा, और कल ही मैं तेरे को डिवोर्स दिला दूंगा। तो वो डिवोर्स 6 साल बाद दिलाएगा उसको, उसका धंधा तभी तो चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट वहाँ जाने से पहले रुक जाए, 15 दिन मुझे दे दो। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जिनकी हमने शादियाँ बचाई है, और बड़ा इलाज भी कुछ नहीं किया, कि काउंसलिंग करी, समझाया कि यार ऐसे ऐसे करो। वो भाई डाल ही कहीं और रहा था, मैंने कहा उसको डाल तो सही जगह। He was trying to penetrate penis in the urethra। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हमने बचाई है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि महिला कहती है कि मैं इसका क्या करूं, कभी कोई पुरुष भी आता है कि मैं इस महिला का क्या करूं? ये मत सोचिएगा कि मैं काउंटर कर रहा हूं, मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ये पुरुषों की ही समस्या होती है, महिलाओं की भी समस्या होती है? पुरुष भी मेरे पास आते हैं, बहुत मात्रा में अपनी पत्नियों को लेके आते हैं। और वो वाइफ जो है उसकी प्रॉब्लम्स, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, या जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर वो अपने हस्बैंड को सेक्स देना ही नहीं चाहती। मतलब सेक्स उनके प्रायोरिटीज के अंदर वो लीस्ट पॉइंट पे है कि अब क्या जरूरत है, अपने तो बच्चे हो गए, अब अपने को किसी को दिखाना तो है नहीं। उसको ये नहीं पता कि तुम अपने हस्बैंड को खुश क्यों नहीं कर रही हो, उसको सेक्स क्यों नहीं दे रही हो। उसकी नीड है, ये मेल की नीड है कि यदि आप उसको खाना मत दो, चाहे से सेक्स तो दे दो प्रॉपरली। वो सेक्स देना ही नहीं चाहती। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो चला के कर रही है, उसके थॉट प्रोसेस में ही नहीं आता कि ये भी एक जीवन का जरूरी हिस्सा है। वो अपने आप को इतना बिजी कर लेती है बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर, घर के अंदर, कि उसके दिमाग में आता ही नहीं अच्छा ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है। यहीं पर हमें उसको समझाना पड़ेगा कि मैडम यदि आप इनके साथ सेक्सुअल एक्टिव नहीं होगे तो ये बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और कई फीमेल्स तो ऐसी भी होती है जो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाहर जाना चाहो तो चले जाओ, भाई मैं नहीं सुधरी हूँगी। अब ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते कि यदि आप बिल्कुल ही ढीठ बन जाओ समझाने के बाद भी, नहीं मैं तो नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं करता। अच्छा, ऐसा नहीं कि पति के साथ ही मन नहीं करता, किसी के साथ मन नहीं करता? नहीं, मन ही नहीं करता। वो
बैरागी हो गई हैं कि मतलब नहीं, मेरे को मन ही नहीं करता। तो अब बेचारा वो भी डर रहा है यार, कुछ करूंगा और कोई पंगा नहीं हो जाए। क्या मज़ेदार बात है कि सबका सब साइकोलॉजिकल गेम है, दिमाग में लगी हुई जो चिप है ना, वही आपको कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने शरीर पे इतना कंट्रोल है कि वो अपने आप को बहुत सामर्थ्यवान बना के रखे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पूरे समाज को ही ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं वो होता नहीं। कुछ लोग कहते हैं चाहते नहीं है फिर भी होता है। लेकिन एक मज़ेदार बात तो है कि सच में ये अब डिजीज़ का रूप लेते जा रही है, इसलिए कि सही तरीके से एजुकेट न करने की वजह से जो फैंटेसी है इनकी और जो सोच के लेवल पे ये कल्पना करते हैं वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा क्योंकि आप इसी के डॉक्टर हैं। और ऐसे में जो आप अभी कर रहे हैं या जो बता रहे हैं इसका होना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर अब जैसे लोग होते हैं कि अब आप मेरे साथ बैठ गए तो लोग कहेंगे मुझे इनका पता दे दो, मुझे इनसे संपर्क करना है, फिर कहेंगे कि डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं हो पाता, इनकी टीम फ़ोन उठाती है। तो आप तक पहुंचने का क्या रास्ता होता है लोगों के? मेरे तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है हॉस्पिटल के, वहाँ पहुँचे, फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट ले और आ जाएं। यदि वो नहीं आ सकते हैं तो बताएं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो वो हमारा जो टीम है वो उनको बोलती है आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसको देखने वाले बहुत बड़े लोग होंगे जो वहाँ जाकर के अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन उनको ये समस्या है, वो आपकी बातों से सहमत हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी बीमारी इस एपिसोड में ही पता चल गई होगी कि बस डॉक्टर साहब यही तो है मेरे साथ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ ना सबके सामने आपके यहाँ आ नहीं सकता। तो वो क्या करें? देखो, यदि आपको एक्चुअली सही होना है तो ये समझना पड़ेगा कि सेक्स जो है ना एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। ये कोई बहुत बड़ा, आज मेरा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर डायबिटीज़ का पेशेंट भी आ रहा है, थायराइड की फीमेल्स भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। तो वहाँ ये नहीं कि यहाँ आ गया तो कोई कैमरा लग रहा है, देखो सब मंत्री जी आ गए, अब ये डॉक्टर साहब के पास आए तो सेक्स के इलाज के लिए। मेरे हॉस्पिटल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ सेक्स। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि किसी को, मतलब वो आके कंफर्म करता है कि आप ही डॉक्टर अमित जोशी हो ना जो सेक्स का इलाज करते हैं, कहीं लगा नहीं रखा आपने। मैं उसको फील नहीं होने देना चाहता कि मैं सेक्स का डॉक्टर हूँ, मैं सेक्स पे बात करता हूँ। तेरे को खांसी हो रही तो मैं खांसी का भी इलाज करूँगा। क्योंकि आप जब, अच्छा वो मैं जब टेबल पे बैठता है तो मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फियर था वो आपने आज पूरा कर लिया, अब आपका इलाज मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ, आपने दुनिया को फेस कर लिया, ये बड़ी बात है कि आप इस टेबल पे बैठ गए ना सामने वाली पे, और आज आप डिस्कस कर रहे हो, यही सबसे मुश्किल काम था जो आप करके आ चुके हो। सर एक चीज़ तो हम जानेंगे, आपने एक्सरसाइज के बारे में बता दिया, दवाओं के बारे में बता दिया, क्या कुछ सप्लीमेंट भी इस तरह के होते हैं क्या कि जो शरीर को बूस्ट करते हो या इस हार्मोन्स को बैलेंस करते हो? देखो, हमारे यहाँ हमारा जो साइंस था, हमारा जो किचन का साइंस था वो शुरू से बहुत रिच रहा है। ओके। उसके बाद अंग्रेज आए और दूसरे जो यूरोपियन कल्चर आया उसने हमको बेवकूफ़ बनाया, हमारा ब्रेन वॉश किया। यदि हम बात करें हमारे पेरेंट्स की, दादा की, पुराने ज़माने की, तो उस ज़माने में सप्लीमेंट्स के नाम पे लोग गोंद के लड्डू खाते थे, उड़द की दाल के लड्डू खाते थे, महिलाएं अपने अजवाइन के लड्डू खाती थी। तो ये सब क्या था? हार्मोन्स को बढ़ाते थे। कि अश्वगंधा के लड्डू, कोंच के बीज के लड्डू, कोंच पाक, बहुत सारी चीज़ें बिकती थी, खाते थे। अब उस साइंस ने क्या मार्केट में नाम ले लिया तो लोग कोंचा पाक बेचने लग गए। रामलाल से लेके श्यामलाल, हीरालाल, भूसालाल, हर आदमी कचरा बेच रहा है, जबकि वो आपके घर पे ही अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सप्लीमेंट जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है एलार्जिनिन है। कि यदि हम एलार्जिनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, और जो यदि आप उसको रोज लेते हो, डॉक्टर को उसे पूछ के या दिखा के, तो वो आपकी जो पीनिस है उसके अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जो पेनाइल वेन्स होती है उसकी स्टिफनेस को कम करता है। ओके। बेसिकली इट्स ए हार्ट मॉलिक्यूल। अगेन इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ जिसने इसको रिसर्च किया था। तो यदि आप रेगुलर एलार्जिनिन लेते हो तो आपका सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ता है। अभी तो एलार्जिनिन के जेल्स भी आ गए कि आपको रोज एलार्जिनिन, जब जेल अपने पीनिस पे इसकी मसाज करते हो, तो मसाज करने से क्या होता है कि एलार्जिनिन इज ए वेजोडाइलेटर, ये अंदर जाके पेनिस की वेन्स को डायलेट कर देता है, तो बहुत सॉलिड और हार्ड इरेक्शन आने लगता है। तो एलार्जिनिन जेल इज़ वेरी यूजफुल, वेरी वंडरफुल ट्रीटमेंट। तो ये एलार्जिनिन अब पता चले कि लोग, आपने बता दिया, कोई जाए खरीद के लाए खुद से लेना शुरू कर दे, तो कितनी मात्रा में ले, कैसे ले, वरना वो तो नुकसान भी कर सकती है। देखो, अगेन मैंने बोला कि यदि आप लेना चाह रहे हो तो ये वंडरफुल मॉलिक्यूल है, पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत लो, डॉक्टर को दिखा के लो। आप जरूरी नहीं है कि मेरे से ही मिलो, आप जिस भी शहर में हो उस डॉक्टर से
जाके लिखवा लो या उससे पूछ लो, क्योंकि आपकी मेडिकल की जो कंडीशंस है वो आपकी रिपोर्ट से पता चलती है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, आपकी किडनी फेलियर में जा रही है और आप वायग्रा खा रहे हो तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। तो कोई भी सप्लीमेंट यदि आप ले रहे हो तो पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। एक आखिरी सवाल सर चलते चलते, क्योंकि ये बातचीत तो अगर हम शुरू करेंगे तो इतनी लंबी जाएगी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स है और सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, तो सवाल तो जितना छेड़ेंगे उतना ही लंबा जाएगा। क्योंकि बहुत से सवाल ना तो हमने कामसूत्रा पे किया, ना तो जो मंदिर बने हैं वहाँ पे जब लिखा गया था उसके पीछे क्या वजह थी, ना हमने लेस्बियन पे पूरा हम लोग गए, बस छू छू के एक टॉपिक को निकल गए। तो बहुत कुछ ऐसा जो बात करने के लिए है। एक सवाल व्यक्तिगत मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करके और एमडी मेडिसिन थे और जब इस तरह स्पेशलाइजेशन लेने के लिए गए या इस फील्ड में आए, तो क्या खुद को भी मजबूत करना पड़ा था क्या कि इस फील्ड में बात करनी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी? और इसी से जुड़ करके एक सवाल और पूछ लेता हूँ। अब आप इस तरह के डॉक्टर हैं जिसकी मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत लोगों को समस्या है, तो जब आप कहीं जाते हैं दोस्त मित्रों में, कहीं पार्टी में, कहीं रिलेशन में, तो वहाँ भी आपको क्लाइंट मिल जाते हैं क्या, या पूछने वाले? देखिए, पहला जो सवाल है ना सबसे बड़ा, कि मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप को एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट डेवलप करने में। पहले मैं गवर्नमेंट सेटअप में था और मेरा जो जहाँ बोर्ड लग रहा था वहाँ मैंने बोर्ड लगाया डॉक्टर अमित जोशी फिजिशियन, और नीचे लिखा सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट। तो मेरे जो सीनियर्स थे वो आके देखते थे कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा दे। जो मेरे मरीज थे, जो बुजुर्ग थे, ये डॉक्टर साहब ये अच्छो कौन लग रहे हो, इन्हें हटा दो। राजस्थान से हूँ तो गांव के लोग आके, मैं समझ रहा हूँ, मुझे आती है। साहब ये तो बिल्कुल अच्छो को कौन लग रहे हो, अंडा उड़ता भी आओ चे। तो वो मुझे बड़ा फेस करना पड़ा। उसके बाद जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस में डेवलप होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं भी वो सुलभ शौचालय के बाहर लगा के आया हूँ, रात को मिले। तो वो मैंने वो फेस किया। फिर मेरे को दिक्कत आई कि मेरा जो बच्चों का जब एजुकेशन हुआ तो बच्चों की एजुकेशन के अंदर मेरे बच्चे क्या बोले कि मेरे पापा सेक्स के डॉक्टर हैं। तो उनको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगा। मेरे फादर, मेरा बेटा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़ी दुनिया से पेशेंट आते हैं, कहाँ का डॉक्टर है, सेक्स का डॉक्टर है। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे तो वो बड़ा हमें महसूस तकलीफ हुआ। और अब जब मैं सोशल गैदरिंग्स में जाता हूँ तो जब हम दोस्तों के साथ होते हैं, मीटिंग्स में होते हैं, तो जब वहाँ इंट्रोडक्शन किया जाता है कि अब डॉक्टर अमित जोशी आपके सामने एक गाना गाएंगे और ये एक ऐसी चीज़ के डॉक्टर हैं जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, ये सेक्स के डॉक्टर हैं, तो कोई भी आदमी जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम इनसे मिल सकता है, तो वो मेरे दूसरी कलाओं पे फोकस नहीं करके सेक्स की बात करते हैं। और वो फिर जो गैदरिंग है 200 लोगों की, उसमें से कुछ लोग चुपचाप आएंगे, कहाँ है सर आपका क्लिनिक, कहाँ है आपका प्रैक्टिस। मेरे भी थोड़ा कभी कभी खुजली चलती है। अच्छा, आपका जो आता होगा ना वो धीरे धीरे खुलता होगा, पहले तो बोला नहीं सर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा फील होता है। फिर आप कुछ बताओगे, फिर वो और खोलेगा, फिर और खोल, लास्ट में पता चलेगा इसको बीमारी है। जो आएगा ना, कभी भी मैंने देखा है जो लोग इस पर बात करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, सामने वाले को आजमाते हैं, सर अरे यार नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है इस तरह का, जैसे आपने उनके तार को छेड़ा और सही जगह पे उंगली रखी, वैसे वो खुल जाएंगे। सर वो मेरा एक दोस्त है, मैं मेरे लिए नहीं आया हूँ, उसके साथ उसकी लाइफ खराब हो रही है। तो हम उससे बोलते हैं कि यार आप देखो, अब मेरे पास बहुत भीड़ लग रही है, अभी हम बाद में बात करेंगे, आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि इस जो एपिसोड को हमने आज शूट किया है उसमें वो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी जिसके बारे में भ्रम होता है, या यूँ कहें कि तमाम तरह के एड्स बना करके लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, या आप देखोगे तमाम इस तरह के वीडियोस बनते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती और वो कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिस पे आदमी सोचता है यार मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है, और एक नॉर्मल आदमी भी बीमार हो जाता है। आप एक चीज़ मानिए, ये जो प्रकृति है ना, उसने देश काल परिस्थिति के हिसाब से लोगों को पैदा किया है। अगर सेक्स के मामले में किसी कंट्री को बहुत आगे रखा है या वहाँ के मेल बहुत आगे हैं, तो वहाँ की फीमेल भी, उनकी पार्टनर भी उसी तरह से होंगी। आप जिस देश में हो ना, वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेक्स नहीं है, कुछ देशों में सेक्स टूरिज्म का हिस्सा है जहाँ अप्रूव्ड है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हो कि वहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती होंगी। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये
कि मुझे लगता है कि 80-90% लोग नॉर्मल होते हैं अपने ज़िंदगी में, 95% लोग नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वो आधा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को देखते हैं जब ना पब्लिक फोरम पे और इस तरह के वीडियोस देखते हैं ना, तो वो साइकोलॉजिकली ये सोचने लगते हैं यार मुझे साथ तो ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ है, कहीं ये दिक्कत तो मुझे भी लगती है। फिर वो 50% बीमार हो जाते हैं। जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और जेन्युइन लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो उनको समझाते हैं कि भाई दवा मत लो, इसका दूसरा साइड इफेक्ट हुआ, ये करो आप ठीक हो जाओगे, और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्त कि आप अपने बारे में भ्रम मत पालिए, और अगर कभी ऐसा लगता है दो डॉक्टर अमित जोशी जी जैसे लोगों से मिलिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉडकास्ट क्यों, तो ये मेरा धर्म भी बनता है कि ये बताया जाए कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो आप इनसे मिल सकते हैं। लगता है कि सच में समस्या में हैं आप और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो आजकल ऑनलाइन जैसी सुविधा भी है, उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके कहना बस यही है कि जब जब आप अपने बारे में भ्रम पालेंगे तो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी और इस समाज को, इन तीनों को बर्बाद करेंगे। उसके बाद भी लगता है आपको इतनी सब बातें होने के बाद भी कि बहुत कुछ सवाल है जो हमने पूछा ही नहीं, हमने ऐसी चर्चा की जो कॉमन है। तो अगर स्पेसिफिक सवाल भी आपको पूछवाने हैं तो फिर से मैं वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए अपने सवालों की लिस्ट, बताइए, उठाइए अपनी प्रॉब्लम्स। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से कि वो आएँ और बैठें, और उस बार सवाल मेरे नहीं होंगे, वो सारे सवाल आप लोगों के होंगे जो कमेंट बॉक्स में हमारे होंगे, और मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। क्योंकि मेरा भी उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आप अपने 1.5 घंटा मुझे दे रहे हैं तो इसमें से निकली हुई चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदल सकें और आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। तो इंतज़ार कीजिए आप अपने अगले पॉडकास्ट का, और मैं इंतज़ार करता हूँ अपने अगले गेस्ट का।